देख लो, ये हमारी गवर्नेंस के अंदर ना, हेलो मैडम प्लीज़, ये हमारी गवर्नेंस के अंदर लास्ट क्लास नहीं है। हाँ, क्योंकि गवर्नेंस अपडेट होगा, जब भी अपडेट होगा तभी मैं डाल दूंगा। लेकिन इसके बाद में एक तो विभाग होते हैं, एक मंत्रालय होते हैं, इनके बीच बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो। मैं ये चैप्टर ही पढ़ाना चाह रहा हूँ, कौन सा विभाग और कौन सा मंत्रालय हो। विभाग वर्सेस मंत्रालय ये सब समझाऊंगा मैं, वो 22वां लेक्चर होगा। ठीक, ये हम समझेंगे। अब देखो, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? जब मैं इसका सिलेबस एक्सप्लेन करा था ना, तुम भ्रष्टाचार के कारण बताए थे, और एक फिर गवर्नेंस का सिलेबस वहीं से निकल गया था। भ्रष्टाचार के कारण नहीं बताया था तुम, तो गवर्नेंस का सिलेबस वहीं से निकल गया था। गवर्नेंस का सिलेबस इसलिए आया था क्योंकि भ्रष्टाचार का जन्म हुआ था। गवर्नेंस का जो सिलेबस आया था इसीलिए निकल के आया था। चाहे तुम कुछ भी पढ़ लो, देखो तुम कैसे गेम खेल सकते हो। सिटीजन चार्टर भ्रष्टाचार कम करेगा, ई प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार कम करेगी, कुछ भी बता, सुशासन भ्रष्टाचार कम करने वाला, सारे पॉइंट हैं। ऐसा पारदर्शिता भ्रष्टाचार कम करेगा, सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार कम करने वाला हो। इसका मतलब यही तो कारण ही तो उपाय हो, कारण ही तो उपाय हो। कोई तो गवर्नेंस का काम ही भ्रष्टाचार कम करना हो, इसलिए तुम गवर्नेंस को लेकर आए। ये सुनो, लेकिन एक बात बताओ जरा, अगर तुमसे पूछो भ्रष्टाचार के कारण बताओ तो क्या है? बहुत सारे कारण है। सिटीजन चार्टर ना सुनिश्चित तरीके से लागू नहीं हो रहा, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा कह सकते हो। पॉइंट वहीं तक मिल गए। दूसरा बताओ, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा। जन सहभागिता का अभाव हो, ये भ्रष्टाचार होगा। नागरिक समाज सशक्त नहीं है, नागरिक समाज सशक्त नहीं है, इसीलिए भ्रष्टाचार का। एनजीओ अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रहे, आया समझ में, उनको बार बार फंडिंग के आरोप लगाए जा रहे, वहां भी भ्रष्टाचार। समझे? सोशल ऑडिट नहीं हो पा रहा, भारत के अंदर आता सोशल ऑडिट जैसे धारणा नहीं लागू हुई, इसे भ्रष्टाचार। आया समझ में? इसे हम संवैधानिक विफलता भी कह सकते हैं, ये भी भ्रष्टाचार का विकल्प। हमारे काम यहाँ काम जन जागरूकता का भाव, इसका मतलब इन्हें सही कर दो, यही उपाय है। ठीक, लेकिन हम इस बार ना बिल्कुल बिल्कुल क्या कहने है आपको, गजब। संविधान की जटिलता भी है नहीं। संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जा, कहते नहीं, बिना वकील के किसी समझ में आते। नेपोलियन ने इतना अच्छा समझाया। नेपोलियन का कथन क्या था? ये कहता कानून किसी भी देश का इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसे किसान ना समझ सके, ठीक, और आम आदमी अपने जेब में डालकर ना चल सके। ठीक, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का जो कानून है ना इतना कम्पैक्ट होना चाहिए उसे आम आदमी समझ सके और किसान अपनी जेब में डालकर चल सके। ठीक, बदल दिया मैंने सारा का सारा, सरल होना चाहिए कि किसान भी समझ सके, इतना कहा था उन्होंने। तो ये भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण, क्या क्या निवारण है, भ्रष्टाचार को लिखने का पक्का मौका मिलेगा। समझ नहीं बात है? ये सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी तमाम प्रकार की योजनाएं है ना, इनका जो क्रियान्वयन सुनिश्चित तरीके से नहीं हो पाना, यही भ्रष्टाचार का कारण है। याद रखना बात है, समझ में आई बात है? राजीव गांधी ने कहा था कि मैं ऊपर से 100 रुपये भेजता हूँ, नीचे 15 रुपये पहुंचते हैं। 100 रुपये भेजता हूँ मैं, नीचे 15 रुपये पहुंचते हैं। कारण क्या है? प्रशासनिक तंत्र की विफलता। समझ में आया बात? या प्रशासनिक तंत्र की विफलता। जब भी तुम डीबीटी लगाए, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आया समझ में? 6,000 रुपये तुम खाते में दे जाएंगे, चलो डाल दिए तुम्हारे 6,000 खाते में, चलो 500 रुपये तुम्हारे जनधन के खाते में डाल दिए। समझ में आया बात? या ठीक, यह बात बताओ, समझ में नहीं आई? तुम एक टॉपिक पढ़ो और 10 चीज सोचो ना, जो सोचो ना वही तो एडिटोरियल क्वेश्चन में डालना। तुम जो एडिटोरियल में तुम पढ़ रहे, और सर्च करने की क्षमता डाल लो, और गूगल तुम्हारे पास मौजूद है, उससे जाओ वहां से सर्च करो, समझ में, उसके बारे में थोड़ा और जानो, अवगत हो जाओ। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पढ़ रहा है, उसका वीडियो देख लो, कोई एनिमेशन वाला। समझ में आया? चलो, लेकिन हम पढ़ रहे ये भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, भ्रष्टाचार की कौन सी परिभाषा, क्या होगा भ्रष्टाचार। एक और चीज हम पढ़ रहे साथ साथ में, जन शिकायत। जनता बहुत शिकायत करती है ना। जनता क्यों शिकायत करती है? क्योंकि क्या है, यानी जन शिकायत का एक कारण ये भी है भ्रष्टाचार। ये एकमात्र कारण नहीं है, एक कारण। जनता क्यों शिकायत करती है? क्योंकि भ्रष्टाचार, हमारे यहां भ्रष्टाचार मौजूद है। एक कारक है, एकमात्र कारक नहीं है जन शिकायत। इतनी बात तो समझ में है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जन शिकायत जो होगी, जन शिकायत का एक, तुम जन शिकायत और शिकायत तो बहुत हो, समझ बात है? शिकायत की शिकायत है दुनिया में। सुना गाना भी, इसमें तो गाना भी आएगा, सुना है कि उनको हमसे शिकायत बहुत है। पढ़ा नहीं? सुना नहीं गाना? सुना है कि वो भूल जाते हैं मिलकर। जन शिकायत की बात, जनता शिकायत क्यों करती है? जैसे ध्यान, जनता की आकांक्षाएं। जब कोई भी देश हो, किसी भी देश की सरकार हो, जब सत्ता के अंदर मौजूद तब होगी जो ना सरकार को, जनता को लोक लुभावने कार्यक्रम के माध्यम से लुभाने का कार्य करती होगी।
समझ में आया बात? या अपने मोनोफेस्टो अर्थात ब्रैकेट में घोषणा पत्र, मोनोफेस्टो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में घोषणा पत्र, अपने घोषणा पत्र जारी करने के बावजूद ये बताती होगी, उदाहरण 15 लाख बेटा खाते में आएंगे, वोट डालना। समझ में आया बात? है तमाम प्रकार के, चलो बेटा तुमको बिजली फ्री में देंगे, आओ वोट डालो। समझ में आया बात? अरे तुम NRI हो, कोई बात नहीं, 1.35 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख हो तुम, आ जाओ मोदी सरकार को वोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग राइट दे दी तुम, जाओ, लोक लुभावने कार्यक्रम दे जाएंगे। आया समझ में? तुम NRI है तुम, तो चलो तुम सरकार बीजा फ्री दे देती है, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, जनता को बेवकूफ बनाना पागल। अच्छा, बाद में जाकर पता चला 15 लाख तो बहुत दूर की बात है, 8 नवंबर 2016 रात को आए, जो है इतने खाते में हमें भी निकाल लिए, वो तो बहुत दूर की बात। यानी जनता के द्वारा जनता को लोक लुभावने कार्यक्रम के माध्यम से बहलाया फुसलाया जा, एक प्रकार से उनके माइंड को ना हैक कर लेना, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के प्रचार प्रसार। रास्ते में जाओगे पोस्टर बैलेट से लगे दिखाई देंगे तुम्हें, ठीक, एक आंकड़ा जोड़ लो तुम, इतना इतना प्रचार प्रसार में खर्चा किया गया, इतना जनता पर खर्चा होता तो उनका तो कल्याण हो जाता। तो ये तो खास बात है, जनता को लोक लुभावने जो कार्यक्रम, तो जनता ना फिर उत्सुक हो जाती है, क्योंकि उसको आकांक्षा दिखाई गई, अगर ऐसा किया गया तो मुझे वोट डाल लोगे तो 15 लाख खाते में आएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये होगा, ये होगा। तो ये जनता की आकांक्षाएं थी नहीं, अब नहीं आए हैं। आए समझ में? जनता की आकांक्षा थी, अगर हमारी सरकार आती है भाइयों बहनों, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हुआ क्या है? नतीजा तुम्हारे सामने। समझ आई बात है? सब सरकारों की बात बता रहा हूँ मैं, कि विशेष सरकार को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकार को बता रहा हूँ मैं, तुम समझ में आया बात है? तो इसका ही मतलब वो जो प्रशासन हो ना, वो प्रशासन जनता की जो आकांक्षाएं हो उन पर खरा नहीं उतर पाता। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, जो प्रशासन की उपलब्धता हो उसके अंदर कमी होगी। 15 लाख तो मुझे तो दिखाई नहीं दिया, 15 लाख तुम्हें दिखाई दिया तो तुम भी बताओ मुझे। आया समझ में? हमारी माता जी बता रही थी, जो है वो भी बाहर निकाल के दिखाने पड़े। समझ आई बात है? और जब पैसे निकाल लेते ना अंदर, तेरे पापा मुंह बना रहे थे कि मेरे पैसे इतने छुपा कर क्यों रख रखे। समझ में आई बात है? जो है वो भी निकाल लिए। अच्छा, प्रशासनिक उपलब्धता का, प्रशासन की उपलब्धता नहीं है, ऐसा कह सकते हैं जो आकांक्षाएं जनता को दिखाई गई थी और जो प्रशासनिक उपलब्धता, दोनों के बीच में एक प्रकार की खाई पैदा होगी। जब खाई पैदा होगी ना, तो जनता है ना, जो जनता वो करना स्टार्ट कर देगी शिकायत। तो इसके बाद एक नई अवधारणा का जन्म होगा, उस नई अवधारणा का नाम ही है बेटे जन शिकायत। जन शिकायत, जनता को शिकायत। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो प्रशासन था ना, जो प्रशासनिक तंत्र था, जो लोक लुभावने कार्यक्रम चलाया करता था, समझ में आया बात? जो जनता को बहलाया फुसलाया करता था और उनके वोट का इस्तेमाल किया करता था, धार्मिक धर्म आधारित राजनीति किया करता था, समझ, जाति आधारित राजनीति किया करता था, वो प्रशासनिक तंत्र, उसकी उपलब्धता कुछ नहीं थी, अनुपलब्धता थी, प्रशासन की कुछ उपलब्धता ही नहीं रही। अर्थात प्रशासन की उपलब्धता और जनता की आकांक्षाओं के मध्य खाई उत्पन्न हुई। पर नतीजा क्या निकला? जनता को शिकायत होनी स्टार्ट हुई, तभी वहां से ना एक जन्म हुआ किसका? भ्रष्टाचार का। एक नई अवधारणा निकल गई, भ्रष्टाचार। तो जो जन शिकायत है ना, शिकायत तो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो जनता को बहुत सारी शिकायत हो, वो तो हमें पढ़नी नहीं। हमारे जो UPSC का सिलेबस है उसमें केवल एक जनता की जो शिकायत है वो भ्रष्टाचार। आज हम जनता मान के चलते भ्रष्टाचार बोल, एक शिकायत हो, जनता की एक शिकायत है, अनेक शिकायत नहीं है, एकमात्र शिकायत नहीं है। जो जनता की तो शिकायत है। अभी तुम बाहर निकल गो, तुम्हारे जो गांव का प्रधान बना होगा, चाहे तो कितना भी काम करवा लिया होगा, अब भी निकल कर बाहर निकाल जाएगा, जनता को तो शिकायत है, तुम्हारा ये नहीं करवाया, मेरा ये नहीं करवाया, मेरे घर में खड़ोन जाता, मेरे घर में ये भी करवाना था, मेरे घर में भी करवा, शिकायत है जनता को। आया समझ? लेकिन मेन जो शिकायत है ना, मेन शिकायत है, उसका नाम है भ्रष्टाचार। क्या नाम? प्रशासन के अंदर। बात सही गलत है? ठीक, चाहे कितना भी अच्छा काम करवा लो, चाहे इनके घर के अंदर तक रोड पहुंच गई, इन्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। हाँ बताया तो जनता को तो शिकायत है। लेकिन ये बताओ, लेकिन हमें पढ़ना क्या? भ्रष्टाचार। तो जनता की शिकायत स्वाभाविक है नहीं? हेलो, जनता की शिकायत स्वाभाविक है या नहीं? सही, जनता को शिकायत करनी होगी। क्यों होगी? क्या प्रशासन उनकी जो प्रशासन की उपलब्धता वो सुनिश्चित कर पाया? प्रशासन अपनी उपलब्धता क्यों? उन्होंने क्या दिखाई गई? जनता को आकांक्षाएं दिखाई गई, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हुआ। नतीजा क्या हुआ? ये हुआ नतीजा, जो है तो भी निकाल ले, जाओ बेटा ले मजा। ठीक, लिखो, हेडिंग बनाओ, जन शिकायत। ये वाला डायग्राम बना लो पहले, ये पहले वाला डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम, प्यारा प्यारा। हेडिंग बनाओ, जन शिकायत हेडिंग बनाओ, जन शिकायत हेडिंग बनाओ।
लिखो प्रशासन से जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी लिख सकते हैं। प्रशासन से जनता की अपेक्षाएं, लिखते वर्ड देखते रहो लिख क्या रहे। प्रशासन से जनता की अपेक्षाएं या आकांक्षाएं भी लिख सकते हैं। जनता की अपेक्षाएं तथा प्रशासनिक उपलब्धि, जनता की अपेक्षाएं तथा प्रशासनिक उपलब्धि के मध्य जैसे जैसे खाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे खाई बढ़ती जाती है, हड़काई नहीं खाई। बदतमीज यार, तो तुम तमीज नहीं आ तुम्हें, बड़े बदतमीज आदमी यार तुम, कुछ भी मतलब। ये ग्रामीण भाषा मतलब कहाँ से सीख गया तुम? लिख लिया ना? खाई बढ़ती जाती है ना, खाई बढ़ती जाती है। जन शिकायत का बढ़ना स्वाभाविक है, जन शिकायत का बढ़ना स्वाभाविक है, का बढ़ना स्वाभाविक है, जन शिकायत का बढ़ना स्वाभाविक है। अब बताओ, सरकार के द्वारा लोक लुभावने कार्यक्रम नहीं चलाए जाते? कैसे कार्यक्रम? लोक लुभावने। इधर देखो, सरकार के द्वारा लोक लुभावने कार्यक्रम नहीं चलाए जाते। जब लोक लुभावने कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो जनता की आकांक्षाएं बढ़ती नहीं जाती हैं। क्या चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा? और जब इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इनसे क्या बढ़ जाएंगी? जनता की आकांक्षाएं बढ़ती जाएगी। ओके, लिखिए, लिखो जन शिकायत का क्या लिखा अब तक? स्वाभाविक है। सरकार विभिन्न लोक लुभावने कार्यक्रमों के माध्यम से, 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 सरकार विभिन्न लोक लुभावने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं तो बढ़ाता जा रहा है, जनता की अपेक्षाएं तो बढ़ाता जा रहा है, क्या लिखा? जनता की अपेक्षा तो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन इनकी अपेक्षा की परिपूर्ति के संदर्भ में, लेकिन इनकी अपेक्षा की परिपूर्ति के संदर्भ में लेकिन इनकी अपेक्षा की परिपूर्ति के संदर्भ में प्रशासन को जो सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, अपेक्षा की परिपूर्ति के संदर्भ में प्रशासन को जो सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, उस पर सकारात्मक नहीं किया गया, उस पर सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया, उस पर सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। सोच तो नहीं सबकी व्यापक स्तर की। उस पर
सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जन शिकायत का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जनता के साथ धोखा हुआ, शिकायत तो करेगी। जन शिकायत का बढ़ना स्वाभाविक है। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, सुना है कि वो भूल जाते हैं मिल के, हमें उनकी यादों की दौलत बहुत है। लिखें? ठीक। आज देखो, पहले सुन लो, भ्रष्टाचार अभी पैदा नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बच्चा भी जन शिकायत के सामने। भ्रष्टाचार तो एक कारण है। पूछे जनता की शिकायत क्या है, क्या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो बस भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है ना। ना जनता तो पूछे क्या क्या शिकायत है कि भ्रष्टाचार बहुत है, ये एक बात है बस। इनको पूछने लगा भ्रष्टाचार ही बहुत नहीं है, ये अंदर से अंदर इनके मन में भ्रष्टाचार बसा हुआ। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। किसी बुढ़ी से औरत से पूछा, जी ताई जी ये बताइए करेगी जरा, तुम्हारे प्रधान ने क्या बताया? अच्छा बेईमान बताओ, जो बेईमान शब्द है ना ये भ्रष्टाचार के लिए यूज करा जाए। इतना ही नहीं, और भी तमाम प्रकार के कारण बताएगी। समझ में आई बात? या उसके पारिवारिक कारण बताएगी, पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएगी नेता की, ऐसा था वो तो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। शिकायत की लिस्ट पूछ रहे हैं। ऐसी ऐसी शिकायत खोज कर लेकर आगे पता क्या क्या की, उसके लड़के की, उसके लड़के की माँ की जो ताऊ था, ताऊ की जो बाबा था, उसके बेटे की बहू थी, वह मेरे लोंडे के साथ भाग गई थी। ऐसी शिकायत ऐसी ऐसी शिकायत खोज कर लेकर आगे। ये काम है। ए सुन लो पहले, ऐसी ऐसी शिकायत होगी। अच्छा शिकायत है ना, वे कभी पूरी नहीं होती, और सारी शिकायत हमें पढ़नी भी नहीं, सारी शिकायत हमें पढ़नी भी नहीं। शिकायतों में एक जो कारण है शिकायत का, एक कारक ऐसा मैं बैठ के बता कौन कारक करियर में, मैं ऐसे करो जानू, ठीक। तो भ्रष्टाचार उसमें से एक कारण है, भ्रष्टाचार में से एक कारक ही परिणाम। सुन लो ध्यान से, सुन लो अच्छे तरीके से। सवाल है, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? विकास प्रशासन की बात करते हैं। विकास प्रशासन, इसकी बात करते हैं हम। विकास प्रशासन की तो बात करते हैं, लेकिन कभी प्रशासन विकास की बात नहीं करते। इसकी बात क्यों नहीं करते हम? पहले इनका ही विकास कर लो। आए समझ में भाई? पहले तुम विकास की बात करते हो, तुम जनता के लिए विकास की बात करते हो। पहले एक काम करो, खुद अपना विकास करो। यानी जो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट, और वो तुम्हें बता रहा कि भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, अपने नीचे के अधिकारियों को, बड़े बड़े नेता नीचे का ये अधिकारियों को सलाह देते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, और खुद की जो प्रॉपर्टी वो लगातार बढ़ती जा रही, 2 गुण 10 गुने दाम से बढ़ती जा रही। समझ में आया बात? या और वो अपेक्षा कर रहा, क्यों? प्रशासन से अपेक्षा कर रहा। तो सुन तो लो ध्यान से, हम बात करते हैं किसकी? विकास प्रशासन की तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ से समस्या, ब्रिटेन के अंदर जाओगे ना, ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर, वहां प्रशासन विकास की बात करते हैं। इसे भ्रष्टाचार जीरो। समझ में आ बात है? इसलिए तो भ्रष्टाचार जीरो, क्योंकि वे प्रशासन विकास की बात करते हैं। पहले प्रशासनिक तंत्र का विकास करो, देखो फिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटने वाला। समझ में आ बात? या ठीक। तो विकास प्रशासन की अवधारणा को पलटते हुए हमें प्रशासन विकास पर बल देना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते। एक लाइन मिल गई आराम से यहाँ एक लाइन निकाल सका नहीं। और ऐसा मॉडल कहां बनाया गया? यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। वे लोग पता किसकी बात करते हैं? इसकी बात करते हैं, प्रशासन विकास की। और हम किसकी बात करते हैं? विकास प्रशासन। यहां कमी तो है, खामियां तो है, ठीक। जरा एक बात बताओ, जब मैं खुद ही अनैतिक काम करूंगा और तुम्हें मैं एडवाइस दूंगा कि नैतिक काम करो, तो ये सही नहीं है। पहले मुझे खुद का काम खुद मेहनत करनी चाहिए, फिर मैं तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करूं। ऐसा समझ में? मैं जीवों को मारता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं जीवों को मारना नहीं चाहिए,
ऐसे मैं किताबों पैर लगाता हूँ, तुम कहते हो किताबों पैर नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है ना? क्या मुझे खुद फॉलो करना चाहिए जब तुम्हें एडवाइस देनी चाहिए? ये बात सही है गलत है? फिर तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा किताब वाली सोचो, और भी बहुत सारी बातें सुनो। अच्छा सुन लो, ध्यान दो, सुन लो। तो दूसरे नंबर बजाओ, तीसरे नंबर बजाओ, चौथे नंबर बजाओ, बहुत सारी बातें ऐसे। ठीक, पहले प्रशासन को खुद अपनानी चाहिए, पहले प्रशासन को स्वयं का विकास करना चाहिए, उसके बाद में जनता का विकास की बात करनी चाहिए। ठीक, पहले तुम नैतिक रूप से खुद शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरों को शुद्ध करो। ये बात सही है गलत है? ऐसा मॉडल अपनाया जाता उसके ब्रिटेन के अंदर। जब तो वहां का प्रशासनिक तंत्र की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, प्रशासनिक तंत्र की। वहां प्रशासनिक तंत्र आज भी अमेरिका से ज्यादा मैच्योरिटी में आ चुका। समझ में आती है? इसलिए जो वहां इस तरह के जो भ्रष्टाचार सूचकांक ना, उसमें काउंटिंग नहीं होती, भ्रष्टाचार के सूचकांक ही नहीं बनते हैं। सूचकांक तो उस देश में बनाएंगे जिसमें उसकी जरूरत होगी। हमारे देश में ही भ्रष्टाचार, हम 85वें नंबर पर, 185वें नंबर पर, 120वें नंबर पर, ये हमारे देश का ही हाल होगा। समझ में आया बात है? ठीक, क्योंकि वहां के लोग ना प्रशासन, वहां के सरकार के द्वारा, वहां की जनता के, वहां की सरकार के द्वारा ना प्रशासन का विकास किया गया। विकास का प्रशासन नहीं कर रहे हैं, विकास प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? इतना। अब जरा एक बात बताओ, जरा तुम किसकी बात करते हो? तुम आज नहीं तो कल जाओगे, तुम प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। उम्मीद करता हूँ सब समझा रखा मैंने, प्रशासनिक अधिकारी कौन हो। समझ में आया बात? है प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। जो तुम प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, ऐसा माना जाता है जो प्रशासनिक अधिकारी हो ना, अमूमन वो शहर में रहता। कहाँ रहता? शहर वाली तरक्की करते हैं। अधिकांश वर्ग लोग, बच्चे तैयारी करते हैं, शहर में जाकर तैयारी करते हैं, और फिर गाँव में आते बताए यार यहाँ क्या है, ये गाँव तो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, गाँव की बहुत बुराई करते हैं, तमाम प्रकार की खमियां और खामे बता देते हैं उनके अंदर। ये देखो यार, ये गाँव में देखो कीचड़ पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। और समझ फिर गाँव तो ऑकवर्ड फील करते हैं, यानी अपने आप को भले शहर में रहता हो, गांव के लोग ऐसे दिखा दो, तुम भले शहर में रहते हो लेकिन अपने आप को मान चुके हैं, मस्तिष्क रूप से शहरी हो चुके हैं। जिन्हें मान लिया ना थोड़े से ग्रामीण इलाके में जाएगा तो उस गांव के साथ भेदभाव करेगा, वो तो बहुत बेकार गांव हो, वो तो बहुत पिछड़ा हुआ गांव हो, वो तो ऐसा था, ये ऐसा था। इसका मतलब उसके दिमाग में ना शहरी प्रवेश, शहरी क्षेत्र, शहरी बातें प्रवेश कर चुकी, उसका मस्तिष्क रूप से शहरी हो चुका, और वो तैयारी कर रहा, और तुम तैयारी कर रहे। तो ये तैयारी तुम कर रहे हैं ना, तुम अधिकांश बच्चे बाहर आके तैयारी करते हैं, जब बाहर आके तैयारी करते हैं उसके ना वातावरण का प्रभाव पड़ता, सकारात्मक नकारात्मक। तो जो एक शिक्षित और जो व्यक्ति होगा, तुम शिक्षित व्यक्ति हो, शिक्षित व्यक्ति हो तुम, और दूसरा तुम्हारा जो रहन सहन का स्तर वो शहरी हो चुका। अब तुम मुझे भेजा जाएगा, डीएम बनाकर भेजा जाएगा, तो मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनाकर जनता के पास भेजा जाएगा, तो तुम जाओगे, अनपढ़ लोग तुमसे मिलने आएंगे, उनके तुम्हारे बीच में गैप दिखा देगा। तुम अपना पद और स्थिति का सम्मान करोगे, तुम अपने पद स्थिति का स्वयं सम्मान करोगे, लेकिन तुम उनके बीच में कनेक्टिविटी टूटती दिखा देगी, जिसके कारण लोकतंत्र का खंडन होगा। समझ में आया बात? है एक जो व्यक्ति, जो प्रशासनिक अधिकारी, वो शहरी वर्ग का कौन से वर्ग का? शहरी हो चुके तुम, आया समझ में? शहरी नहीं, उसके बाद तुम शिक्षित हो। कौन हो? शिक्षित हो, पढ़ नहीं रहे तुम, शिक्षित भी हो चुके। उसके बाद जब शहरी वर्ग से बिलोंग करते हो तुम, शिक्षित तुम हो चुके, भले तुम गांव में रहते हो लेकिन तुम शहरी हो। ठीक, मस्तिष्क रूप से तुम मस्तिष्क सिलेबस ऐसा पढ़ा तुम ना, स्टैंडर्ड बढ़ाना स्टार्ट कर दो ना, बैठे बैठे भूल गए तुम अपना अस्तित्व बिल्कुल। शहरी वर्ग और शिक्षित वर्ग का व्यक्ति जो प्रशासनिक अधिकारी, और जो प्रशासनिक अधिकारी ना, वो ना अशिक्षित लोगों की समस्या का समाधान करेगा, अशिक्षित लोगों की समस्या का समाधान, और ये मान कर करेगा ये अशिक्षित भूल जाएगा, इसकी टैक्स की दर, इसके जो टैक्स है ना, इसका टैक्स पे करने के बाद तेरी इनकम जनरेट हो रही, ये भूल जाते हैं वे लोग। समझ में आया बात? या इन लोगों की समस्या का निजात करेंगे, ये जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे ना, इन लोगों की समस्या का निजात करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये शिक्षित लोग और ये अशिक्षित लोग। अब जरा सोच लो, एक शहरी वर्ग का व्यक्ति, एक शहरी वर्ग का व्यक्ति, अशिक्षित, और जो ग्रामीण लोग, जो ग्रामीण तो होगा, जो ग्रामीण लोग उनकी समस्या का समाधान करने वाला, क्या तर्कसंगत होगा? नहीं होगा। अगर समस्या का समाधान भी करेगा ना, आंतरिक रूप से घृणा करेगा। जैसे मैं कहने लगूं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हो ना, वे मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी के नाम सुनते हैं ना, दिमाग में उनका आता कि अलग अलग टाइप का ऐसे कपड़े पहन कर रखते हैं, अलग ये साफ नहीं रहते, अलग अलग कम्युनिटी के, तो एक अलग धारणा बसा दी गई तुम्हारे दिमाग में। समझने की बात है? अगर मोमडन का कोई व्यक्ति तुम्हारे बराबर में आकर बैठ जाए ना, तो तुम ना ये सब भूल जाओ जो तुमने पढ़ रखा, क्योंकि बचपन तो तुमने वही पढ़ाया गया, वही समझाया गया।
तुम भूल जाओगे इन तुम्हारे दोनों का उनका दोनों का खून सेम है, ठीक। मोहम्मद की कोई भी लड़की तुम्हारे बराबर में आके बैठ गई ना, तुम ऑकवर्ड फील करोगे। चलो तुम तो ऐसा फील करने के तुम थोड़े थोड़े कम भी करोगे, तुम जब भी तुमने फिर भी इतना पढ़ लिया, किसी दूसरे बंदे के पास बैठा दो जैसे समझ नहीं है, ऐसे कोशिश नहीं नहीं मैं मोहम्मद के बराबर में नहीं बैठूंगी, ये तो मोहम्मद थे, ये थे ऐसे, तो कहाँ से सिखाया गया आपने? ये सब कहाँ से चल रहा? समझ नहीं बात यार। ये बचपन तो बता दिया गया कि जो लड़कियां ना वे सिर्फ झाड़ू ही मारती है, लड़के क्यों नहीं मारते झाड़ू? पूर्व है, सेट कर दिया गया हमें। समझ में बात यार। चलो बताओ, लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती है, लड़की कार नहीं चला सकती है, लड़का की कार चलागा भाई? ये कौन सेट कर रहा है हमारे दिमाग में? बचपन तो में ही तो सिखाया गया। ये कौन मुझे ये किसने बताया कि जो लड़कियां बाहर काम करने नहीं जाएंगी बस लड़के काम करने जाएंगे बाहर? ये किसने सिखाया? समाज सोसाइटी ने सिखाया हमें। यही तो तुम्हें पढ़ना, यही तो तुम्हारा सिलेबस है। समझ में आया बात? समझ तो बताओ, एक जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो शहरी वर्ग का होगा, शिक्षित वर्ग का होगा, और जो अशिक्षित ग्रामीण लोग होंगे उनकी समस्या का निजात करने के लिए उसे प्रशासनिक पद पर बैठाया जाएगा। और ऐसा माना जाता प्रशासनिक अधिकारी जब शहरी वर्ग का हो और अशिक्षित जो शिक्षित व्यक्ति हो तो फिर वो गांव की समस्या का निजात तर्कसंगत तरीके से नहीं करने वाला। ये सब अतार्किक बात थे, इनमें कोई तर्क ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं पैदा होता कुछ। विदाउट लॉजिक तुम कैसे प्रशासनिक अधिकारियों को गांव में भेज सकते हो और गांव की समस्या का निजात कर देने वाला? ऐसा माना जाता सांस्कृतिक रूप से भी उसके अंदर दूरी पाई जाती है, और जो शहरी वर्ग के लोग हैं ना वे ग्रामीण वर्ग के लोगों से नफरत करती हैं। समझ में आया बाजा? ऐसा माना ऑकवर्ड फील करते हैं, ठीक। एक फ्रेंड थी मेरी, पता कौन सी थी? वह शहर की रहने वाली थी, शर्मा जी करके कोई नाम था उनका। समझ रही बात है। तो हम IIT तैयारी करते साथ साथ, तो सुन लो पहले, जब हम IIT का पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने पहले सवाल में सिखा रहा, सब बैठ के मेरे पास ही सवाल सीख रहे, सब मेरे से सवाल पूछ के भी चले जा रहे। उन्हें पता लगा कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, मैं शहर में नहीं रहता। जिस दिन उन्हें पता लगा कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, उस दिन उन्होंने एक करके सबसे दूरियां बना ली उन्होंने मेरे से, और सवाल मेरे से ही सीखते थे। इतना 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 कोड फील हुआ, ऐसा क्यों? और जब पता लगा कि ये SC कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा, तो मेरे पास ही कोई नहीं आया, मैं अकेला ही था वहां से। हाँ, क्योंकि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा क्यों? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, ठीक। तो ये क्या हो, ये दूरी पाई जा ग्रामीण लोगों के बीच में और जो शहरी लोग ना उनके बीच में खाई पाई जा। समझ में आता है? फिर मैंने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? कह रही है बस हमें पेरेंट्स सिखाते कि गाँव में अच्छे नहीं होते, बहुत गवार की तरह बोलते हैं, ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, बताएगा। ठीक, कौन? थोड़ा तमीज सीखो। शहरी वर्ग और जो शिक्षित वर्ग के व्यक्ति, चुप हो जाओ। शहरी वर्ग और शिक्षित वर्ग ऐसा मान के चलते हैं, जो शहरी वर्ग वाले ना वे अपने आप को बहुत विकसित है, इनकी मतलब इनकी कहानी बिल्कुल इस तरह है। जो शहरी वर्ग के लोग वे अपने आप को ऐसा मान के चलते हैं विकसित देश में पैदा हुए जैसा, ठीक। और जो गांव के लोग हैं ना उन्हें विकासशील देशों की अल्प विकासशील श्रेणी देशों की श्रेणी में रखते हैं, ऐसे समझ में। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, शहर में रहने वाले लोग हैं ना, चाहे मैं खुद भी कैसे भी वे, समझ नहीं बात यार। तो गांव के लोगों को ना हमेशा ऐसे देखते हैं जैसे हम अफ्रीका के भीतर पैदा हुए हैं। समझ नहीं बात यार। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे गरीब देशों में रहे हुए, कंगो में रहे हुए हैं, ये दक्षिण सूडान में रहे हुए हैं लोग, है समझ में? ऐसा मान के चलते हैं। तो इस प्रशासन के बीच में और गांव के लोगों के बीच में जो खाई है ना, इसे फुलफिल करना इतना आसान बात नहीं है। DM तो तुम्हारी जिले का भी रहा होगा, क्या तुमसे कभी बात करने आया तुम्हारे स्कूल में? आया समझ में? आया? पर ये मूल्यांकन करने आओ, काम ही तो इनका निरीक्षण करना हो, कौन सा स्कूल में एंट्री मारा जरा बताना हमको, कौन सा निरीक्षण करना है, मार्केट का निरीक्षण करने आया हो, ठीक। क्यों नहीं आए? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि उनकी ना जो जेब अब गर्म हो चुकी, अब तो करोड़ों में बात करते हैं भाई जी, अब क्या दिक्कत हो चुकी, अब क्या जरूरत है गाँव में जाने की? उसको कौन दिमाग खागा, बस चलो सैलरी तो मिल रही, पैसा आ ही रहा, प्रशासन में ठीक ठाक चल रहा है, जरूरत ही क्या? समझ में आया बात है? इतना बताओ समझ में नहीं आया। लेकिन तुम जब बड़े पद पहुंच जाता है ना, 24 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, ठीक। 24 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। जिले के अंदर कुछ भी होगा ना, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हो ना, हो सकता है किसी दिन आपको रात को नींद भी ना हो, आपके जिले में बहुत बेहतरीन तरह से कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। इतना बड़ा जिला कुछ ना कुछ चलता ही रहता, इसलिए आप अभी तो ही आदत डाल लो रात भर जागने की। ओके, वो आदत पड़ रही ना अभी,
नींद हराम हो जाती है, फटाफट उठते हैं, फिर एक्टिव होते हैं, कितना रहेगा एडिटोरियल, चलो उठते हैं फिर करते हैं। तो ये ट्रेनिंग यही तो चल रही है। स्ट्रेस हो रहा, स्ट्रेस अच्छी बात है, वो सोल्यूशन के साथ आया। ठीक, बात समझ में? लिखो लिखो चूंकि, ऐसे लिखो चूंकि, लिख लिया? चूंकि प्रशासनिक अधिकारी, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी शहरी एवं शिक्षित होने के कारण, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी शहरी एवं शिक्षित होने के कारण शहरी एवं शिक्षित होने के कारण ग्रामीण एवं अशिक्षित जनता की सेवा, शहरी एवं शिक्षित होने के कारण ग्रामीण एवं अशिक्षित जनता की सेवा करना तर्कसंगत नहीं लगता है। ग्रामीण एवं अशिक्षित जनता की सेवा करना, ग्रामीण एवं अशिक्षित जनता की सेवा करना तर्कसंगत नहीं लगता है। ग्रामीण एवं अशिक्षित जनता की सेवा करना तर्कसंगत नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में जन शिकायत का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जन शिकायत का बढ़ना स्वाभाविक है। स्वाभाविक, कौन सा भाविक? स्वाभाविक। वाओ, ठीक। तो जन शिकायत, जनता को शिकायत कम कम, व्यापक अवधारणा जन शिकायत। कैसी अवधारणा? लेकिन जो भ्रष्टाचार है ना, हेलो हेलो मीनू रातों की नींदे छीनू, भ्रष्टाचार है ना, उनमें से एक कारण जन शिकायत व्यापक अवधारणा। जो जन शिकायत है ना वो व्यापक अवधारणा, लेकिन जन शिकायत एक कारण, एकमात्र कारण नहीं है। शिकायत तो बहुत, गाना नहीं सुना क्या? सुना के है कि हम उनको हमसे शिकायत बहुत है, यानी बहुत शिकायत, शिकायत बहुत हो, पर हमें उनकी यादों की दौलत बहुत है। सुना है कि उनको हमसे शिकायत बहुत हो, तो शिकायत बहुत हो। ठीक, शिकायत का एक कारण ये भी है, और ये मुख्य कारण है। इसकी मदद जो उड़ानी, अब इसे पकड़ने के बाद ना इसका पोस्टमार्टम करना। क्या करना? ठीक, पोस्टमार्टम आता करना? तो बता, मैं पहले पोस्टमार्टम का काम करता था। सच में? हाँ, मतलब ये छीनी रख कर ना यहाँ तो इंसान को ऐसे चीरता था बीच में, छीनी रख कर और ऐसा करके यहाँ छीनी तो पूरा इंसान को अंदर, तो उसका सब कुछ निकाल लेते। तुम्हें नहीं बताया मैंने? 3 महीने मैंने ये काम करा। हाँ ठीक 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 ठीक, चलो लिख लिया ना अब तक? लिख लो। क्या लिखा? स्वाभाविक, लिख लिया ना? देखो, जन शिकायत एक व्यापक अवधारणा है। जन शिकायत एक व्यापक अवधारणा है। मैम प्लीज चुप बैठ जाओ। जन शिकायत एक व्यापक अवधारणा है, जबकि भ्रष्टाचार जन शिकायत का एक कारण है। जन शिकायत एक व्यापक अवधारणा है, जबकि भ्रष्टाचार जन शिकायत का एक कारण है, एकमात्र नहीं। भ्रष्टाचार जन शिकायत का एक कारण है, एकमात्र नहीं। ओके, अब यहां से निकल के आई कौन सी संकल्पना? भ्रष्टाचार। अब हम पढ़ने वाले भ्रष्टाचार के बारे में।
ठीक, यही हमारा कंटेंट है। बार बार तुम इसके बारे में लिखने का मौका मिलेगा कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और भ्रष्टाचार समझाते हैं किसे कहते हैं भ्रष्टाचार। करप्शन क्या हो, करप्शन। ये रुमाल पता नहीं कौन रख के चला गया यार यहाँ। हाँ, मुझे भी लग रहा है बबीता रख के चली गई। तो बबीता इधर देख लो। बबीता किसकी मम्मी? तेरी मम्मी का नाम बबीता। चलो इधर देख लो। भ्रष्टाचार। इंद्रेश, इंद्रेश बेटा इधर देखो। भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? पहले डीएम के बारे में समझ लो। डीएम ये तो पढ़ने जा रहे हो तुम, पता नहीं बनोगे भी नहीं बनोगे, तुम इससे मेहनत कर दो, बन ही जाओगे। डीएम क्या है? एक प्रकार का पद। तो डीएम एक पद होगा, ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। तो डीएम एक प्रकार का पद होगा, लेकिन पद पता कैसा? ये व्यक्तिगत पद नहीं है, ये सार्वजनिक पद। सार्वजनिक सब्जी नहीं, सार्वजनिक पद। सार्वजनिक पद, ठीक। इतनी बात समझ में आएंगे। दूसरे नंबर पर, और सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करता। सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करता। भाई डीएम एक प्रकार का पद होगा, सार्वजनिक पद एक प्रकार का, ये सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करता होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस पद का उपयोग सार्वजनिक पद के स्थान पर, सार्वजनिक कल्याण के स्थान पर व्यक्तिगत कल्याण के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, व्यक्तिगत, कोई दिक्कत? व्यक्तिगत कल्याण के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, इसी अवधारणा को क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार। अब जितने भी डीएम होंगे उनके नौकर चाकर भी होंगे। अपने नौकर चाकर को कहते हैं, रामू इधर आओ। क्या करना है साहब? ठीक, ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे तुम? ऐसे, रामू इधर आओ, ये सोनू है तुम्हारा, ये हमारा बच्चा है, इसको छोड़ दो गाड़ी में जाके। गाड़ी पता किसकी? गाड़ी सरकार की। सार्वजनिक पद आया समझ में? सार्वजनिक कल्याण, तो जो गाड़ी का इस्तेमाल तो सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए था ना, जो सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो व्यक्तिगत कल्याण के लिए काम हो रहा, तो भ्रष्टाचार नहीं है। कौटिल्य ने कभी किसी जमाने में पता पढ़ते पढ़ते हुए क्या कहा था? कौटिल्य की बात बता रहा हूं, जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, उन्होंने किसी जमाने में यूं कहा था मौर्य प्रशासन के अंदर कि ये मेरा प्रशासन है, उसके सामने चौकीदार खड़ा हुआ था। उसने कहा आपने पढ़ते पढ़ते दीपक क्यों बुझा दिया? उसने कहा मैंने दीपक इसलिए बुझा दिया, इसके अंदर जो तेल था ना, जब तक मैं अपनी ड्यूटी पर था तब तक मैं जिसके अंदर जो दीपक यूज कर रहा हूं वो प्रशासन का था। अब मैं अपना दीपक जला रहा हूं, अपना तेल ले गया, उसके अंदर वो तेल डाला, तब जाकर उसने अपना दीपक यूज करा, अपना तेल नहीं करा। अब तो मैं प्रशासन की ड्यूटी पर था, अब मैं व्यक्तिगत ड्यूटी पर यूज हूँ, तो व्यक्तिगत फिर पैसे यूज करूंगा, व्यक्तिगत धन यूज करूंगा, व्यक्तिगत संपत्ति यूज करूंगा। सोच सकते हो कितनी नैतिक बात है? आया समझ में? और ये गाड़ी में भी लेके जाएंगे, जो व्यक्ति लगा रखा ना, जो ड्यूटी पे लगा रखा, उसे व्यक्तिगत हित के लिए यूज कर रहे, जिसकी ड्यूटी लगती है। चलो जाओ रामू सोनू को लेके जाओ, आया समझ? ठीक, रामू फलानी जी को लेके जाओ, रामू फलानी जी को लेके जाओ। करते नहीं करते ऐसा? ऐसा क्यों करते? यानी एक व्यक्ति, बच्चा तो उसका व्यक्तिगत है ना, तो व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक जो पद है, सार्वजनिक पद का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए था। बच्चा क्यों बनाया? बच्चा भी सार्वजनिक होना चाहिए था। ऐसा बच्चे क्यों बनाया? बच्चा भी सार्वजनिक कर लेता ना। ठीक है, जब इतने क्या दिक्कत हो रही थी? यह बात गलत है सही है? सुन लो। तो व्यक्तिगत स्थान पर ना करते, सार्वजनिक कल्याण के लिए ना करते, व्यक्तिगत कल्याण के लिए करता होगा। इसी अवधारणा को हम क्या बोलते हैं? ऐसा समझ लो। ठीक, इतना ही नहीं, देखो मान लो किसी का नाम ले लो, डीएम, इधर लिख दे काजल, ठीक, तो तुम दोनों कंफ्यूज होगी, यह हाकिम है कोई। ये एक प्रकार का कौन है? ये पद है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का व्यक्ति है, ये तो व्यक्ति है कि नहीं? सजीव एक प्रकार के, डीएम एक प्रकार का पद है,
और काजल डीएम एक प्रकार की। जब पद पर होगे ना, ऐसा मान कर चलते पद पर रहते हुए उसके अंदर कोई भावना नहीं होने की। अपनी भावनाओं को घर छोड़ गाओ, ये ट्रेनिंग के दौरान भी सीखा जाए। भावनात्मक समझ वहीं छोड़ देनी चाहिए पीछे ही। लेकिन जब वो व्यक्ति होगी तो उसके अंदर भावनाएं होंगी। क्या होगी? भावना होगी। पद पर रहते भावना होगी, भावना नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, पद पर रहते हुए ना, किसी पद पर रहते हुए भावना का इस्तेमाल करते हैं। और जब भावना का इस्तेमाल करते हैं ना, सबसे पहले अपने रिश्तेदार के, अपने परिवार के, समझ बात या अपने 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 लाल पीता शाही वहां तो जन्म लेती है। यानी भावना के कारण भ्रष्टाचार जन्म लेता है। अगर भावना ही ना हो तो ये चीज सिखाई जानी चाहिए। इस चीज की भावना ही होंगी, किसी कारण जन्म लेता, भावना के कारण। तो व्यक्ति ना, वो व्यक्ति बनकर काम करता होगा, पद के अनुसार काम नहीं करता। जब इंसान पद के अनुसार काम करता होगा ना, तो उसके अंदर भावनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पद पर रहते हुए भावना जाती है। तो भावना हो ना, तो अपने घर रखो ना भावना हो। और तो तुम किसी पद पर आ चुके, भावनाओं कहते हैं इंग्लिश में इमोशंस। इमोशंस कंट्रोल होने चाहिए। तुम जा रहे हो रास्ते में, सुन लो ध्यान से, तुम रास्ते में जा रहे हो, जैसे तुम रास्ते में सफर कर रहे हो, तुमने देखा एक महिला बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही, हाँ बेहतरीन तरीके से, गजब वाला। उसने पूछा क्या दिक्कत है? उसने कहा 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और आप आईएएस अधिकारी हो, आप रुकोगे। रुकने के बाद आप क्या करोगे? अपनी जेब से पैसे निकालोगे। उसने कहा कि मुझे 3 महीने के पैसे दे दो, मैं 3 महीने तक इस तरह खाना चाहती हूँ। अपने पैसे जेब से निकाल दे दोगे? नहीं, भूखा छोड़ दोगे सर। एथिक्स में पढ़ोगे, एथिक्स में अलग तरीके से पढ़ोगे। अगर कानूनी रूप से काम करोगे तो पहले अनाथालय ढूंढने जाओगे, पता लगा अनाथालय 200 किलोमीटर की दूरी पर, वहां छोड़ दोगे। आज उसकी इनिशियली जरूरत पूरी कर दोगे। इनिशियली जरूरत जो उसकी अभी जरूरत हो, अपनी जेब से निकाल कर खर्च करोगे, नैतिक रूप से अपनी जेब से निकाल कर खर्च कर दोगे, उसकी अभी की जरूरत पूरी कर दोगे। उसके बाद उस आगे की योजना स्कीम बताकर उसके अपने अधिकारियों को बताकर उसका काम करा दोगे, उसे किसी सेंटर में छुड़वा दोगे। समझ नहीं बात? या जहां तुम वहां तो आर्थिक इनकम भी प्राप्त कर सकती हो और सक्षम बनाई जा सकती हो। इसीलिए सलाह दोगे तुम। तो तुम अपने इमोशन कंट्रोल करने होंगे। अगर आप एक ही व्यक्ति की उसमें लग जाओगे, एक ही व्यक्ति के पीछे, विशेष व्यक्ति के, तो ये पूरी जनता, पूरे हरिद्वार की जनता क्या करेगी आपका? जब एक ही व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे तो आप आरोप नहीं लगाया जाएगा। तो आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखने होंगे। अब काजल को छोड़ दिया हमने, सुन लो, काजल को छोड़ दिया हमने किसी जिले के अंदर, जैसे छोड़ दिया जिले के अंदर, अब याद पूरे साल भर तैयारी कर रही थी। अब तो डीएम तो बनेगी, जो सुंदर सा एक वर चाहिए, अब तो नायक चाहिए। क्या चाहिए? नायक। अब निरीक्षण करने जा रही थी और निरीक्षण करते करते एक लड़का रोज रेस मारने आता। समझ में आई बात है? वो आर्मी मैन था। जब आर्मी मैन था, ठीक, तो ये उसके साथ टक्कर आ गई। मैंने कैसे रेस लगा रहे हो रात को? पहले सुन तो ले ध्यान। निरीक्षण करने जा रही होगी, टक्कर आ गई जाकर रास्ते में, ठीक, डिटेल निकलवाई उसकी, डिटेल निकलवाई, इसी साथ उसका पंगा हो चुका, ठीक। उन्हें उठा के जेल में डलवा दिया, उसे 300 उठा के जेल में डलवा दिया। बाद में जाकर पता चला ये तो आर्मी कंटेंट बिलोंग कर रहा है। जब आर्मी कंटेंट बिलोंग कर रहा है, इस तरह के कोड पर सवाल पूछे जा, कैसे स्टडी में बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद इस पर फोन आया बैठे करी, उसे क्या पता ये भी एक प्रकार का लेफ्टिनेंट, हल्के में थोड़े ले रही थी सभी। जय हिंद साहब। अच्छा जय हिंद साहब, तब समझ में। वो बोला ही नहीं, क्योंकि उसे भी तो नॉर्म सिखाया जा ना, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। अब ये भूल चुकी थी। बाद में जाकर इन्हें सॉरी बोला, सॉरी वाले ने चलता कर दिया। और 2 दिन बाद इसे जाना चाहिए था किसी काम पर, अब 2 दिन के बाद उसके पीछे पीछे निकल रही। गाड़ी रामू गाड़ी लगाओ, रामू गाड़ी लगाओ, सुनारवारी गली में जाना है। ठीक है सुनारवारी, मैम कल तो गए थे वहां पे, नहीं आज फिर वहीं जाना है। अच्छा, रामू ने गाड़ी लगाई, ठाकर निकालने स्टार्ट कर दिया, निरीक्षण करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब वो जहां रह रहा था उसकी वजह जाकर एक बार दोबारा फिर सॉरी बोल गई, आया समझ में। अब धीरे धीरे 2 बार चक्कर काटते ही बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, पता क्या हो रहा था? 2 बार चक्कर काटे, चलो ठीक है अच्छी बात है। अब जो लेफ्टिनेंट था उसे भी नॉर्म सिखाए गए थे कि अपने औकात में रहना। अभी तुम बाहर ले भेजा जा रहा किसी मिशन के लिए कि वो तो अपना माइंड बाधित कर नहीं सकता था। और धीरे धीरे अब जानबूझ के किसी मार्केट में गई, वो तो दिखाई दिया, उसके पीछे मार्केट में गई जानबूझ के अकेली। समझ में आई बात? या अपने जो अधिकारी से उसे अपने जिसके साथ के जो बॉडीगार्ड थे उसे दूर कर दिया, अकेली गई। हाय हाय तुम कैसे हो, मुलाकात होगी। समझ में आई बात? या क्या हो रहा, जाना चाहिए था किसी काम पर निरीक्षण करने, ठीक, ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के टाइम पर उससे मुलाकात करती हुई फिर रही, खो दिया अपने इमोशंस।
क्या थी? भावनाएं पद का दुरुपयोग कर दिया, व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रही। समझ आई बात है? व्यक्तिगत हित के तो इमोशंस, ये एथिक्स में सब बातें बताई गई थी, पढ़ाई गई थी एथिक्स में। एथिक्स में सब बातें बताई गई थी। इमोशंस कंट्रोल करने आना चाहिए किसी पद पर रहते हुए। और जो पद पर रहते हो ना, तुम पद पर रहते हो तो वहां इमोशंस काम नहीं करते। इतने जितने अधिकारी लोग होने इमोशंस नहीं देखते कि कानून के तहत कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसलिए तो हमें एथिक्स पढ़ाया जा कि कानून के साथ साथ हमें नैतिकता को भी साइड में लेकर चलना होगा। अगर कानून के हिसाब से चलोगे ना तुम, अगर कानून के हिसाब से चलोगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते तुम। अव्यवहारिक वजह से बात थे, कानून जो नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने साफ कहा कानून तो होना ही नहीं चाहिए, आंतरिक रूप से बदलाव कर दो। ये जो हम विकास प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो विकास जो प्रशासन होगा, विकास प्रशासन वो तो सब कर रहे हैं। प्रशासनिक विकास करो, वो भी आंतरिक रूप से कर दो, बदलाव कर दो उसके अंदर। फिर देखो कैसे करप्ट हो जाएगा। किसी इंसान का हृदय परिवर्तन करना बहुत आसान काम नहीं हुआ करता। किसी तुम भारी परिवेश में बदलाव कर सको, बैरियर लगा सको, इस किसी का परिवर्तन करना ना, बदलाव लगाना, उसका हृदय परिवर्तन कर दो। तो हृदय परिवर्तन की जो धारणा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई, यही तो गांधीयन फिलोसॉफी। गांधी को समझने की आसान बात थोड़ा ही है। इंसान को बदलना चाहते हो ना, उसका हृदय परिवर्तन करो। ठीक, क्या बाहर मार मार कर पीट को कह सुना कर तुम उसके भारी परिवेश में बदलाव कर रहे हो। और जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा मनोवर्ती परिवर्तित करने के, हृदय परिवर्तन करने के बहुत सारे तरीके। अच्छा माहौल दो उसे, ये तो इन्हें ट्रेनिंग का लेवल बदलना चाहिए। आईएएस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग है ना, सुन लेना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से क्या बताया जा रहा है, कल क्या पढ़ा जाएगा। तो कल लेकिन ये अवधारणा निकल के आई थी, जन शिकायत पढ़ा था मैंने कल। जन शिकायत के बाद जो निकल के आया था, उसके बाद आया था भ्रष्टाचार। याद हो तुम? जन शिकायत मैंने कल बताया गया था, जो जन शिकायत है ना, जनता की शिकायत ही शिकायत है जनता को। जनता कभी रुकने वाली है नहीं। आए समझ, तुम भी जनता का ही भाग हो। उसके बाद तुम्हें बताया गया था कल लास्ट वाली क्लास में कि जो उसके बाद है भ्रष्टाचार, उसमें से एक कारण है नहीं भ्रष्टाचार। ठीक, एकमात्र कारण नहीं है, ये बताया था। आज यही समझना भ्रष्टाचार क्या हो। ठीक, इसका मतलब समझेंगे। एक तो भ्रष्टाचार, तो जो भ्रष्टाचार शब्द है ना हमारा, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हमारा, ये भ्रष्टाचार शब्द ना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? करप्शन। करप्शन नहीं कहते, करप्शन बोलते नहीं बोलते इसे करप्शन। जो करप्शन शब्द हो ना, करप्शन शब्द हमेशा कितना किससे मिलकर बनता? करप्ट्स, 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 करप्ट्स। और जो करप्ट हो ना, इसका मतलब वो कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ना। ठीक, एक हो एथिक्स, करप्शन नहीं हो, एथिक्स। एथिक्स है ना, ये एकोस शब्द मिलकर बना हुआ, एकोस। इसका शाब्दिक अर्थ हो आदत में पड़ जाना, आदत में पड़ जाना। मतलब समझो, शब्दों का बहुत बड़ा खेल हो, शब्दों की जिंदगी में बहुत महत्ता हो। जो शब्द हो ना, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज हो। सारा खेल यही बना दें, यही बिगाड़ दें जिंदगी में। ये भ्रष्टाचार, इंग्लिश में कहते हैं करप्शन, कहते हैं जो करप्शन है ना, वो करप्ट शब्द मिलकर बना हुआ, ग्रीक भाषा का शब्द, लेटिन भाषा का, लेटिन भाषा का शब्द। इसका अर्थ हो कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ना। यो एथिक्स, इसका मतलब एकोस शब्द मिलकर बना हुआ है। एकोस, एकोस का मतलब वो आदत में पड़ जाना। और कहते हैं इंसान की अगर कोई चीज आदत पड़ जाना, तो इंसान से जो किसी आदत में चला जा, वो हमेशा आदत से हमेशा चरित्र का निर्माण हो, चरित्र का, चरित्र। और चरित्र से हमेशा व्यवहार का निर्माण हो, व्यवहार। इसलिए इंसान को ना अच्छे माहौल के अंदर रहेगा ना, अपने अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। समझ में आया बात? क्या किसी बच्चे की आदत होगी सुबह को जल्दी उठना, ठीक, उसको हम जब सुबह को जल्दी उठना तो उसने आदत बना लिया। जब आदत बना लिया तो घर वाले से बनाएंगे ये अच्छा बच्चा, बोलेगा नहीं, तो इस हमारे अंदर जो चरित्र होगा ना, हमारा सच्चरित्र कहलागा। तो आदत हो, अब किसी ने आदत बनाई, तुम सिविल सर्विस में चले गए, जैसे तुम सिविल सर्विस में चले गए तो तुम ना जो भ्रष्टाचार, तो तुम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार तो जो तुम मान्यता मिलेगी। आज समस्या देखी कितनी बड़ी समस्या क्या है ब्रिटेन में और भारत के अंदर, क्या अंतर मौजूद है भाई साहब। ब्रिटेन के अंदर ना, यहाँ भारत की जनसंख्या कितनी, लगभग 140 के करोड़ के आसपास, और अधिकारी कितने, 40,000 भी नहीं है जो घूस लेने वाले, 40,000 अधिकारी नहीं है, और 140 करोड़ लोग
140 करोड़ लोग, सुन रहे हो, 140 करोड़ लोग जो है, 40,000 अधिकारी मौजूद नहीं है, 140 करोड़ लोग वे भ्रष्ट, घूस तो वही दे रहे हैं ना। तो देने वाले ज्यादा, देने वालों की जनसंख्या ज्यादा कि लेने वालों की जनसंख्या ज्यादा? तो कानून किसके लिए व्यापक तरीके से बनना चाहिए? देने वालों के, लेने वालों के? यहाँ कानून लेने वालों पर बनाया जा, देने वालों पर नहीं बनाते। ब्रिटेन में उल्टा है साहब, जो भ्रष्टाचार लेगा ना, भ्रष्ट के घूस देगा, उसके लिए कानून और कड़े कानून। ये भारत के अंदर खुद समस्या, यानी कानूनी बाधाएं भी भ्रष्टाचार को जन्म दे रही। जो कानून का निर्माण किस तरह करा गया, वे भी आज भ्रष्टाचार के समूह तमाम प्रकार की समस्या खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को तो खुद जन्म दे रहे हैं यहाँ के कानून। बात समझ में आया? इंग्लैंड में उल्टा है साहब, समझ में आया बात? यार कि देने वाले की संख्या ज्यादा और लेने वाले की संख्या कम। अगर तुम ना दो तो कैसे ले लगा? ना दो, देखो सब मिलकर प्लान बना लो, नहीं देना तो दे कौन रहा? हम लोग ही तो दे रहे हैं घूस। क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको बताना कार्य में विलंब होगा, जब कार्य में विलंब होगा तो उसके लिए मनी ट्रांसफर कर दोगे, और वही तो बराबर भ्रष्टाचार कहलागा। कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार, सूत्र लिखवाया था, मैं मैथमेटिक्स में यूज करता हूँ इन सब चीजों को। कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार। बात समझ में आया? कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार। बात समझ में आया? ठीक, तो ये ना, ये हमारी आदतों में पड़ चुका। कहाँ में? हैबिट में चला गया हमारी। यो किस में चला गया? हैबिट में चला गया। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब कहते हैं एक तो हो कानून, क्या हो? कानून। एक हो नैतिकता, एथिक्स में पढ़ाया जा सब चीजें हैं। कानून नैतिकता बनता क्या हो? और जो कानून की खास बात पता क्या हो? कानून की खास बात हो, कानून हमेशा बाध्यकारी हो। क्या हो? बाध्यकारी होगा। और यहाँ हमेशा स्वेच्छा, ये नैतिकता में स्वेच्छा से हो। नैतिकता की खास बात होगी मैं स्वेच्छा से। ठीक, तो जो अधिकारी है ना, उसके लिए आपने कानून तो बनाया, ऐसे समझो, कभी भी उसके अंदर नैतिक मूल्य प्रभावित करने की कोशिश नहीं करी। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अंदर से भ्रष्ट हो चुका। तभी तो हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। इंसान को ना अंदर तो सोचना चाहिए, सेल्फ डिसीजन लेने। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में सेल्फ अपना लिया ना, सेल्फ, ये नाम बहुत खतरनाक नाम है, वो जिंदगी में कभी ऐसा पल नहीं होने का। मैं कितने भी समझा लूं, जिस दिन मैंने कहा ना, तुम अपने खुद से याद कर पाओ ना यार, मैं तुम्हें थोड़ा कह रहा हूँ, तुम अपना रिवीजन करने का टाइम अलग से निकालो 3-4 घंटे का। सेल्फ, ये सेल्फ अपने आप, मेरे कहने से छोड़ दो। तुम देखो लिख कैसे पाओगे जिस चीज की तैयारी कर रहे, क्योंकि तुम्हारे याद होगा, और याद कब होगा? जब तो लिख पाओगे तुम। तो सेल्फ आना चाहिए ना। ये थोड़ा ही मैं तुम एक नियम रेगुलेशन मारा, डंडा मैं तुम्हारा मारा, तुम्हें कानून बना रहा और तुम्हारे केवल भारी परिवेश में बदलाव कर रहा हूं, और ये बाध्यकारी। जिस दिन अपनी स्वेच्छा से याद करोगे, उस दिन तुम्हारे रियलिटी में याद होगा, ताकि तुम समझ के पढ़ो और यूपीएससी क्वेश्चन हिट कर दो, जब फायदा होगा इसका। तो बात समझ में आया? ठीक, यही बात हम यहीं लागू कर ले, यही बात यहीं अधिकारियों पर लागू होगी। जो अधिकारी ना, जिस दिन ये नैतिकता के आधार पर सोच लोगे, इन्हें भ्रष्ट नहीं होना, वे मूल्य के अंदर प्रभावित नहीं है। क्योंकि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि इस टाइप की हो। ठीक, बच्चे को देखो, तुम्हारे घर में, अपने घर में तलाशो ना, उसे सिखाया क्या जा रहा है? बच्चे को ये सिखाया जा रहा है, ये वाला काम कर देगा तो इतने पैसे दूंगा तुझे। छोटे छोटे बच्चों को 10 रुपए मिलेंगे, चले वाला काम कर। लालच तो से पहले बचपन से सिखाया जा रहा तुम। तो बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि में बहुत सारे कारक हो भ्रष्टाचार को। समझ, एक इंसान भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, तो भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे यहाँ बहुत गहरी। हमारे यहाँ तो समाज के अंदर, परिवारों के अंदर भ्रष्टाचार सिखाया जा बच्चे को, और हम खुद भी नहीं पता जाता। लालच नहीं दे रहे हम बच्चे को। कैसा लालच दे रहे? अमुक नाम का काम करो, अमुक नाम के पैसे मिलेंगे, तुम्हें इस काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो मन में क्या है उसके? लालच। और लालच करने के बाद अगर तुम थोड़ा सा और पैसा बढ़ा कर दोगे तो और तुम जल्दी काम करेगा। बच्चे होते हैं बच्चों के साथ ऐसा। ठीक, और तुमने भी ऐसा करा होगा, पक्की बात है, मैंने भी ऐसा करा, पर्सनली बात है। समझेगा? इसका मतलब हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि ना, भ्रष्टाचार के अंदर वो भी संलिप्त है, वो बचपन से सिखाएगा हमें। परिवार के अंदर आया समझ में? ठीक, परिवार के अंदर ये मूल्य बोए जा, ये पारिवारिक मूल्यों के अंदर आएगा। टॉपिक नहीं है पारिवारिक मूल्य, है नहीं पारिवारिक मूल्य, तो ऐसे वैल्यू पैदा कर देते हैं हमारे अंदर। तो ये एथिक्स के अंदर मूल्य ये पढ़ाया जा सब चीजें। तो यहाँ तो इसका टॉपिक में टच करके पढ़ा रहा हूँ फिर भी सर। वहाँ भी पढ़ने का मौका मिलेगा एथिक्स में भी तुम्हें, और यहाँ भी पढ़ने का मौका तो मिल ही रहा हूँ भ्रष्टाचार के बारे में। तो भ्रष्टाचार ना, भ्रष्टाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करप्शन। करप्शन का मतलब क्या हो? करप्ट शब्द मिलेगा बना हुआ, इसका मतलब कानून को तोड़ना। और जो भी व्यक्ति घूस लेता होगा कानून को तो पहले ही तोड़ देता होगा। समझ में आई बात है? जो व्यक्ति घूस लेता होगा वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा। आया समझ में? हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 नहीं बना रखा। आया समझ में? उसमें साफ साफ नहीं लिख रखा आपने, ठीक, कि जो व्यक्ति घूस लेगा उस पर आरोप लगाया जाएगा। अरे उस कानून को बदलो, उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है। दुनिया के कानून देखो, उन्हें देखने के बाद आधुनिक समय में ढालो इन कानूनों को। हमें ये करना चाहिए, घूस लेने वाले पर नहीं, घूस देने वाले पर कानून बनना चाहिए। उनके लिए तो हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है।
इसका मतलब हमारे यहाँ जो कानून है ना उसके अंदर ही कठिनाई पैदा हो रखी है। ठीक, तो ये खास बात है। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? राजीव गांधी क्या कहते थे? राजीव गांधी कहते थे मैं ना ऊपर से 100 रुपये भेजता हूँ, जो जनता उसके पास केवल 15 रुपये पहुँचते हैं। राहुल गांधी उससे भी तेज निकला, वो ये कह रहे कि ऊपर तो मैं 100 रुपये भेजता हूँ। कितने? 100 रुपये भेजता हूँ, और नीचे जाकर केवल 5 रुपये जाते हैं। कितने? 5 रुपये जाते हैं। उससे भी तेज निकला। जब उनकी सरकार थी ऐसा बोला था राहुल गांधी ने, उसके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करा था ना। राजीव गांधी का प्रशासन अच्छा माना जाता है। इस तरह की बस भ्रष्टाचार की खास बात बताएगा तू कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है हमारे यहाँ से। समझना ये बात है, ये भ्रष्टाचार कोई छोटी मोटी अवधारणा नहीं है, बहुत व्यापक अवधारणा। आज भारत के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती एक भ्रष्टाचार पैदा कर रहा। समझ में आया बात? है अगर भारत का विकास, अगर पूछने लगा तुम तो कि भारत का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, तो भ्रष्टाचार उनमें से एक कारण नहीं, एक प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण याद रखना, भारत के अंदर विकास के मार्ग में सबसे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार ही। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है। ऐसा समझ में, मुझे तो सुनकर भी हैरानी हुई, इन्होंने एक मंत्रालय भी बनाया गया, वो मंत्रालय भ्रष्टाचार के नाम पर बनाया गया। बाद में जाकर पता चला मुझे जिसकी जमीन, जहाँ जिस जमीन पर बनाया गया है ना, वह जमीन भी भ्रष्टाचार के तरीके तभी अवैध करके बनाई गई थी। सोच सको कितने उसकी बिल्डिंग। ठीक ठीक, तो एक एडिटोरियल राइटर ने लिखा था इस तरह कि यहाँ की जो नियम कानून बनाए गए ना, यहाँ की जो बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के अधिकारी बैठते हैं, वो खुद भी उसके अंदर जो बनाए गई, वे दूसरों की देखरेख करते हैं, वे उसके अंदर वह बिल्डिंग और जमीन ही खुद भ्रष्टाचार के मामले में लिखते। बताओ कितना बुरा हाल है। इतना तो हमारे यहाँ बुरा हाल है। समझ में आया बात है? ठीक, तो इसका मतलब कुछ तो होगा, यानी विकास के मार्ग में भारत की आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचा रहा है ये भ्रष्टाचार। ठीक, और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी। तुम भले कितना भ्रष्टाचार के बारे में कितना ही पढ़ लो, ठीक, आज तुम्हारा विकास नहीं हो पाया ना, तुम भाग दौड़ो पीछे रह चुके, तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाया, तुम पीछे रह चुके। कारण उसमें से एक प्रमुख नहीं, मेन कारण यही है, भ्रष्टाचार। उत्तराखंड के लोगों के साथ क्या हाल हुआ तुम जानते नहीं। आज उत्तराखंड का बच्चा बेचारा 7 साल से तैयारी कर रहा, क्या हुआ? भ्रष्टाचार के कारण देखो वो सब पीछे पहुंच चुका कई साल। सरकार चाह कभी उनका ना जो समय बीत चुका वो कभी वापस नहीं लौटा सकती। भ्रष्टाचार। यूपी में क्या हुआ? यूपी में ये हाल हुआ। भारत के हर स्टेट के अंदर यही मौजूद है भ्रष्टाचार। जब भी तो बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी। अगर तुम्हें बेरोजगारी के बारे में एक पॉइंट लिखने को मिले तो भ्रष्टाचार एक पॉइंट नहीं लिखोगे, तो भ्रष्टाचार को तुम हर जगह घुसा सको कहीं भी। अब भ्रष्टाचार के बारे में पता ही नहीं। समझ में आया बात है? ठीक, इसलिए अपने आचरण को सुधारना होगा। अब भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिट सकता जब तक हम नैतिकता को बढ़ावा नहीं देने, जब तक बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि सही नहीं होगी। इसलिए मैं अपने आप चाहता हूँ, पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, मैं तो अपने आप को कहता हूँ, अगर मेरे जीवन काल में शादी हुई ना, मेरा बच्चा हुआ, मैं कभी भी उसे ऐसा सामाजिक परिवेश नहीं देने वाला। अपनी बीवी को साफ बोल दूंगा, ठीक है, मैंने कहा इसके पास ना कोई भी आसपास परिवार का नहीं दिखना चाहिए, ऐसे कभी पैसे नहीं देने बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बायस हो जा। ठीक है, उसे हमेशा अलग ही रखूंगा, अपने ही जैसा बनाऊंगा उसे। ठीक, सही गलत होगा? और तुम भी अपना यही काम करना। क्या दिक्कत हो रही? अपने बच्चे का विशेष तौर पर ख्याल रखना। ठीक, उसके अंदर पारिवारिक मूल्य होने चाहिए। पारिवारिक मूल्य ऐसे वैसे नहीं कि उसे लालच दिया जा रहा, सिखाया जा, बचपन तक ये बीज बो दिया जा बच्चे के अंदर। जैसे ट्रेंड करोगे ना ऐसा बनेगा बच्चा। तुम्हें तो आज तुम्हारी तो ट्रेनिंग चल रही है, अभी तुम ट्रेनिंग लेने के बाद अब देखते जो तमीज से ट्रेनिंग ले रहा होगा वो आने वाले टाइम पर अधिकारी बन चुका होगा। जो नहीं दे रहा होगा, जिसका दिमाग अलग अलग यहाँ बैठने के बाद सुनने के बाद अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा होगा, ऐसा समझ में बस उसका बट्टा गोल जो फोकस लगा रहा होगा बैठ कर। समझ यही बात है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही पहले थी। आने वाले 2-3 साल में उसके बाद उसका ही राज आने वाला। ठीक, अपना नाम लिखो, उसके सामने राज लगा दो, काजल का नाम तो काजल राज आने वाला, सालू राज तो सालू राज आने वाला। ठीक, ये क्या नाम, मामा जी तो मामा जी राज आने वाला, सिमरन तो सिमरन राज आने, ईशु तो ईशु राज आने वाला। क्या कहते हो? समझ में आया बात? तो ये तो खास बात है। अपना अगर प्रेजेंट सुधारना तो बेटा पास्ट में थोड़ा तमीज कुछ, अगर फ्यूचर सुधारना तो प्रेजेंट में थोड़ा कसरत करनी पड़ती है। और सिविल सर्विस जैसे एग्जाम के लिए तो पसीना बहाना पड़ता, और रिवीजन तो उसमें पहले हो। समझ में आई बात? है कितने भी बड़े टॉपर को जाकर सुन लेना, उसने एक ही बात बोल रखी कि पढ़ना बहुत कम लेकिन रिवीजन कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा। जितनी चाहो उतने टॉपर को सुन लो, अगर एक भी टॉपर ऐसा बोल लो। समझ में आई बात है? एक ही बात है, बस एक ही मूल मंत्र एग्जाम का, पढ़ना कम और पढ़ना कई बार। समझ में आया बात है? मैं भी कह रहा हूँ पढ़ना कम लेकिन पढ़ना कई बार, नहीं तो सिविल सर्विस नहीं क्वालिफाई कर सकते, फिर तुम विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हो।
समझ में आया बात है। और जो तुमने भी रिविजन कर लिया मेरे अंडरटेकिंग रहते हुए, वो तुम्हारे बहुत पक्का हो जाएगा। जब सेल्फ तरीके तो करोगे ना तो कठिनाई पैदा हो जाएगी, तब कठिनाई पैदा हो जाएगी। क्योंकि सेल्फ तरीके करने तो यहाँ भले तुम सेल्फ की बात करते हो, कहते हैं एक इंसान के पास समझ आने में टाइम लगता। तुम 25 साल लग जाएंगे समझ आने में, टाइम बीत जाएगा तुम्हारा। मैं कानून का दंड देगा ना तुम्हारे अंदर आमूल चूल के परिवर्तन कर रहा हूं। दंड देगा तुम, जल्दी परिवर्तन करने की सोच रहा हूं तुम, तो इसलिए तो कानून बनाए जा। कानून क्यों बनाए जा? अगर इंसान दंड करेगा फिर आगे पहले सुधर जाएगा। अभी तुम समझेंगे, मुझे कोई बताता कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे किसी ने बताया? मेरे पर कोई बैरियर लगा हुआ, मैं फिर भी पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? सिर में दर्द है मेरे, मुझे तो कोई सुनने नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ। अंदर तक स्वैच्छिक नैतिकता। और तुम कैसे पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि तुमको कानून के बैरियर लगे हुए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर समझदारी पैदा नहीं हुई अभी तक। तुम्हारा मस्तिष्क नहीं कह रहा, तुम्हारा दिल नहीं कह रहा। और दिल कह भी रहा, जब नहीं कर पाते फिर तुम्हें बाध्यकारी बनाया जा, फिर तुम याद करते हो। जिस दिन यहाँ तो सोचना स्टार्ट करोगे, नैतिकता के आधार पर सोचना स्टार्ट करो, अब तो मुझे पढ़ना ही चाहिए, फिर देखना पड़ेगा कितनी बेहतरीन होगी। समझ में आया बात है? और ये माहौल नहीं जनरेट हो, कैसे माहौल बना रहे पूरे 8-10 घंटे में, तुम किसके साथ बात कर रहे, उसका बहुत मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक, समझ में आया बात है? किस माहौल में बात कर रहे और क्या कर गए घर से, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और सोच क्या रहे, चलते फिरते भी क्या सोच रहे हैं हम। समझ में आया बात है? चलते फिरते भी क्या सोच रहे कि हम सिलेबस के बियॉन्ड तो नहीं जा रहे, क्या हम अपनी समस्याओं में तो नहीं घिरे जा रहे, क्या हम किसी मुद्दे को लेकर सिलेबस से हटकर कुछ ज़्यादा बियॉन्ड तो नहीं सोच रहे जाएगा, क्या हम केवल आउटपुट पर इनपुट पर ध्यान दे रहे, आउटपुट पर ध्यान दे रहे। सब सोचना पड़े बेटा, सब सोचना पड़े। पढ़ लो तभी इससे हो समझ। तो ये कानून है, ये क्या है? नैतिकता। तो यहाँ नैतिकता पर काम करना हो, जो नैतिकता पर काम करता होगा वो सेल्फ तरीके से काम कर रहा हो। और जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में सेल्फ अपना लिया वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। सेल्फ कि मुझे ही करना कर, समझाने वाला कोई नहीं। भाई जी तो बस सिर्फ एक साधन है, वो साध्य नहीं है। आया समझ में? मैं तो सिर्फ साधन है, मैं सिर्फ रास्ता बताने वाले। बेटे ऐसे ऐसे करना मुझे ही करना, समझ में? करना तो मुझे ही पड़ेगा। और यूं नहीं है, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की उनकी, उनके पड़ोसियों की उनकी। अब तुम्हें सोचना तुम्हें करना क्या। इस क्लास में बैठकर तुम न हरिद्वार जिले की अगर तुम पढ़ रही हो, छात्रा हो, तो तुम कई 1000% लड़कियों में आगे चली गई। इस क्लास का बेनिफिट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। समझ एक बात है, दुनिया की लड़कियों के पीछे छोड़ चुके तुम। अगर तुम थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करने वाली हो, 8-10 घंटे तुम्हारे अंदर पढ़ने की क्षमता, और तुम डेली घर बैठकर रिवीजन करती हो, तो तुम दुनिया से बहुत आगे निकल चुकी। 1 साल के अंदर ही। 1 साल और रुक जाओ फिर बता देना मुझे। 1 साल और रुक जाओ, अभी तो पढ़ाई है ही। हाँ, 1 साल और रुक जाओ फिर बता देना मुझे। 1 साल में और पढ़ा दूँ इस टाइम तक, और रुक जाओ। अगर मैंने पढ़ा दिया ना अगले साल इस टाइम तक, तो भारत के अंदर जोन से पेपर में चाहना, उस पेपर में बैठकर मुंह मत हाथ देकर नंबर निकाल के लेगा आगे। ठीक, नौकरी कहेगी मैं ये नहीं करती, मैं ये छोड़ूंगी वाली नौकरी। इंग्लिश तुम्हारा पक्का होगा, मैथ तुम्हारा पक्का होगा, रीजनिंग तुम्हारा पक्का होगा। पक्का ही नहीं होगा, अव्वलता हासिल होगी। फिर कौन सा पेपर बच जाएगा? फिर कौन सा पेपर बच जाने वाला? समय तो लगने वाला। समय दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखे 5-5 साल तैयारी करते हैं बच्चे, 6-6 साल तैयारी करते हैं। टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन की हिसाब लो, एक दिन का हिसाब। समझ में आया बात है? एक दिन अपना बेकार मत जाने दो बिल्कुल भी। तो इसका मतलब अगर तुम कानून तोड़ने की कोशिश करते हो तो यहाँ भी कानून बने हुए, यहाँ समझाए जहाँ नॉर्म्स बने हुए, यहाँ से यही जहाँ बने हुए वो नैतिकता के आधार पर बने हुए। वो तुम्हें दंडित तो करने नहीं वाला कोई, जो देना दंड मुझे देना है, यहाँ का जज ही में ही। समझ में आया बात है? तो तुम्हें अपने नैतिकता के आधार पर सोचना चाहिए। अच्छी अच्छी कहानी को सहारा लेना चाहिए, अच्छी अच्छी मूवी देखनी चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। समझ में आया बात है? वो क्वेश्चनों पर जाना चाहिए, क्वेश्चनों पर, मेन चीज़ों क्वेश्चनों पर, जिस चीज़ के लिए हम अड़ना चाह रहे हैं। चाहे तुम्हारे इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी, अगर राइटिंग स्किल टॉप का होगा ना, जबरदस्त तरीके का, तो फिर सब मैनेज हो जा। इंटरव्यू तो भाड़ में जाएगा, जितने सबको मिलेंगे तभी तुम्हें मिलेंगे, चाहे कैसे भी खराब गया था इंटरव्यू। समझ ये बात है? इंटरव्यू वालों तो पूछे ना, आधे बच्चे इंटरव्यू से डर है ना, इंटरव्यू वालों तो पूछे ना, एक का सब जबरदस्त, जितने क्वेश्चन पूछे सारे बताए, उसे पता कितने नंबर दिए? 250 मतलब पता कितने नंबर दिए? 275 नंबर का हो इंटरव्यू, 275 में दे रखे 158, 40 नंबर। और जिसका सबसे बेकार गया उसे दे रखे 178 नंबर। यही तो खास बात है, इंटरव्यू में किसी कुछ नहीं पता कितने नंबर मिले, सबको एवरेज 5-10 नंबर का अंतर हुआ, सबको 5-10-20 नंबर का इतना अंतर हुआ ज़्यादातर, सबको नंबर इतने मिला लगभग इंटरव्यू में। मेन चीज़ और लिखने का खेल हो सारा, लिख वही पागा जिसकी याद होगा, और याद उसके ही होगा जिन्हें घर बैठकर कठिन करा होगा। रोज सुबह को खाट में 2 घंटे पहले छोड़ दी होगी,
दुनिया में दो बेहतरीन जिंदगी जीनी ना तो 2 घंटे कम सोना पड़ा, 1 घंटा पहले उठना पड़ा। दुनिया में बेहतरीन जिंदगी जीना 2 घंटे कम सोना पड़ा, 1 घंटा पहले उठना पड़ा घर वालों से पहले। यूँ उठ ही रहे बस 8 बजे धूप लगा कर उठ रहे, कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा ही हो कि अपनी मस्ती में उठ रहे हो तुम, अपनी नींदें गंवानी पड़ा। पढ़ाई के लिए तो बैठे बहुत मेहनत करनी पड़ा, अभी तुम्हें पता ही क्या है। समझ में आया? ठीक, दुनिया तो अलग जिंदगी जीनी। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि नरक होगा, याद करना पड़ रहा होगा, दिमाग में मस्तिष्क में जोर पड़ेगा, यही मजा, इसमें मजा। बस याद रखना, इस मजे से हट के भागने की कोशिश करी ना तो सारा मजा खराब हो जाएगा। सुकून इसी में ही। ठीक, तुम्हारी संख्या कितनी, समझ में आया बात? याद रखना, तुम चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हो अगर तुम सोच लो तो। आने वाले जो लोग हैं ना, अपने यहाँ लड़कियां पैदा करेंगे तो तुम हजारों का भविष्य सुधार दोगे, लाखों का भविष्य सुधार दोगे तुम, अगर तुम मेहनत करो तो। ठीक, इसलिए मेहनत ना करो, इसीलिए ना यूपीएससी कभी इसलिए ना करो कि वो हार्ड है, समझ में आया बात? इसलिए करो कि एक का भविष्य नहीं सुधरने का, कई हजारों का भविष्य सुधरने वाला। समझ आई बात यार? कई हजारों का भविष्य, पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का, सपना सबका, परिवार का, गली का, गांव का, सबका नाम रोशन होगा। इसलिए आंतरिक रूप से करो बस। और मैं एक ही बात बोल लूँगा, ठीक, ये भी दिमाग में तो ख्याल निकाल देना कि संसाधनों के अभाव में पढ़ाई नहीं होती। संसाधन भी अपने आप उपलब्ध होते चले जा जब लगन आती चले जा। और एक ही चीज दिमाग में तराश लो, त्याग। जिस दिन यूं मस्तिष्क में आएगा ना त्याग, त्याग नाम का शब्द तुम्हारे, उस दिन तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाएगी। और त्याग किसी भी प्रकार का त्याग हो सके। सोच लो, मुझे सोशल मीडिया कटिंग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नो चक्कर, भाड़ में जाओ। ठीक, घर वाले कुछ बोल रहे, रिश्तेदार बोल रहे, भाड़ में जाओ। मेन चीज़ें चले बस 2 साल अंधे बन जाओ, अंधे गूंगे बहरे बनना पड़ा और सिर्फ सिलेबस की तरफ दौड़ना पड़ा। जो कॉपी में पढ़ाया जा रहा है ना उसको खा जाओ। समझ, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, रिवीजन ही नहीं कर पाता, वो बियॉन्ड चला जा। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है यार, कि बच्चों को टाइम नहीं मिलना चाहिए। जिस दिन भी टाइम मिलेगा ना तो बैठ कर ये समझो, उस दिन तुम उल्टा सीधा सोचोगे, अलग अलग डायरेक्शन में सोचोगे। समझ में आया बात है? ठीक, तो थोड़ा सीरियस हो, बी केयरफुल प्लीज़। तो ये भ्रष्टाचार की बात आई थी, उठेगा मुद्दा। समझ में आया बात है? और जब तुम तो बताई फिर जब एथिक्स समझाऊँ तो फिर मैं रुकता नहीं बिल्कुल भी। फिर अंदर का जो मेरा एथिक्स है ना सारा बाहर निकल गया बार बार। इसी देता हूँ, पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, जो काम नहीं करें, जो नहीं करें तो नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी, दूर भागो इन तक बच कर। आ जाओ भ्रष्टाचार के ऊपर, पढ़ लो यार, पढ़ लो, काम आ जाएंगे 2-4 अक्षर। बहुत मेहनत करना पड़ा यार, हम इतने दिन हो गए मेहनत कर रहे यार। तुम्हें क्या बताऊँ, बस ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिस मेरी ज़िंदगी में मेहनत ना करी हो, एक भी दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा। तुम तो पढ़ कर सोए भी होंगे, मैंने अपनी बहुत नींदें गवा रखी रातों की। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा होगा ऐसे नहीं समझा रहा, तुम्हें सिर में दर्द नहीं है मेरे। समझ में आया बात? यार इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ा, रातों जागना पड़ता था, और अब भी कहीं जागना पड़ा। समझ में आया बात? यार इतना आसान नहीं है कि कह दिया चलो हम भी चल तैयारी कर देंगे, कह दिया इसे ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे। जहाँ तक तुम आईने पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल बात है। बीटेक वाला बंदा वैसे ही घूम रहा है, उसको यूपीएससी का सिलेबस 2 साल हो गए समझ में नहीं आया, और तुम तो इतना समझ में आ चुका, तुम लिखना सीख चुके। समझ में आया बात? यार और यूपीएससी ना सही पीसीएस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बेझिझक होकर इंतजार कर रहा है तुम्हारा, पहला नंबर तुम्हारा ही है। ठीक, जितनी बड़ी तैयारी करोगे इतना बड़ा सोचोगे। ठीक, इतना बड़ा दृष्टिकोण होगा। अगर नहीं करना चाहते भाई छोड़ दो तैयारी, क्या दिक्कत हो रही है? ये दुनिया कर रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने का, सोचेंगे तुम्हें ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी में लाल रहेगा, तैयारी करने बैठे थे यार कर ही नहीं पाए, छोड़ दी थी अपना तैयारी। समझ में आया बात? है चलो, क्या लिखा तुमने? कुछ लिखा अब तक? हेडिंग बनाओ भ्रष्टाचार। हेडिंग बनाओ भ्रष्टाचार। अच्छा बताओ, हमारे यहाँ किसका शासन है? हमारे यहाँ किसका शासन है बेटे? ये तो नहीं बता दूंगा। हमारे यहाँ किसका शासन है? हमारे यहाँ विधि का शासन है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ हो। जनता का ही भाड़ में, जनता का बाप भी आ जाए ना तो विधि नहीं काट सकता। समझ में आया बात? है तो मेन चीज़ बता कौन है? विधि। कौन है? विधि। तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है।
और जब भी कोई ना व्यक्ति विधि से ऊपर होना स्टार्ट कर देगा, अब व्यक्ति तुम प्रशासनिक अधिकारी बन गए, तुम बताओ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना हुआ 1988, उसमें लिखा हुआ घूस नहीं लेना, ये उसके ऊपर जा रहे हैं, कानून के ऊपर। कानून का उल्लंघन होगा वही भ्रष्टाचार है। कानून को जब भी तोड़ देंगे वही तुरंत भ्रष्टाचार है। तुरंत क्या हो जाएगा वो? भ्रष्टाचार की कैटेगरी में जन्म लेगा वो, तुरंत भ्रष्टाचार। इसे बोलते हैं भ्रष्टाचार। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? देखो लिखो, भ्रष्टाचार लैटिन भाषा के शब्द, भ्रष्टाचार लैटिन भाषा के शब्द क्रोप्ट्स, क्रोप्टस, क्रोप्ट ऐसे लिखना, क्रोप्ट्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो शब्द, क्रोप्ट्स से मिलकर बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना। क्रोप्ट से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ना या नष्ट करना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कानून को तोड़ना या नष्ट करना। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? लिखो अंग्रेजी भाषा का एथिक्स शब्द, अंग्रेजी नई लाइन से लिखो, अंग्रेजी भाषा का एथिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा का एथिक्स शब्द एथिकोस से मिलकर बना है। एथिकोस, एथिकोस से मिलकर बना है। इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। एथिकोस से मिलकर बना है जिसका अर्थ है आदत में पड़ जाना। आदत में पनपने वाला, ऐसे लिखो, आदत में पनपने वाला। जिसका शाब्दिक अर्थ है आदत में पनपने वाला। ठीक, अब बताओ हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार मौजूद है वो ऊपर से नीचे की ओर है या नीचे से ऊपर की ओर है? राजीव गांधी ने क्या कहा था? 100 रुपये भेजता हूँ, नीचे क्या जा रहे? 15। तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, यानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर के लोग ही भ्रष्ट। समझ की बात है? छोटे अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। अब पता क्या करते हैं भारत के लोग? क्या करते हैं? जो ब्लेम करते हैं छोटे अधिकारी को ब्लेम कर देते हैं, उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं। समझ की बात है? बड़े बड़े लोग ही भ्रष्ट है इसके अंदर हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जहाँ भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं है। लिखो, लिखना ना। अतः निरंतर, अतः भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ऊंचे तबके के लोगों से चलकर, ऊंचे तबके, ऊंचे तबके, ऊंचे तबके के लोगों से चलकर निचले तबके लोग, निचले तबके के लोगों, निचले तबके, निचले तबके तक, ऐसे लिखना, निचले तबके तक, ऊंचे तबके के लोगों से चलकर निचले तबले तक, निचले तबके तक, निचले तबके तक। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। निचले तबके तक कोमा लगाओ, कोमा लगाओ।
आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में पहुंचकर एक आदत सी बन गई है। आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में पहुंचकर एक आदत सी बन गई है। आदत में पनप चुका है, आदत बन चुका है भ्रष्टाचार। रोजमर्रा जिंदगी में पहुंचकर एक आदत सी बन गई है। लिख लिया? एक आदत सी बन गई है, तो भ्रष्टाचार आदत बन चुका। और आदत तुम्हें पता ही है, नाम सुना आदत का। लोग आदत छुटाने के लिए कहाँ जाते हैं? नशा मुक्ति केंद्र। आया समझ में? अगर नशे की आदत ले जाती होगी, इसलिए कभी किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ानी चाहिए बिल्कुल भी। और मैं ये खास बात है, मैं कभी भी किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ाता हूँ, ठीक। अगली हेडिंग बनाओ, भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण। अगली हेडिंग बैठे भ्रष्टाचार के कारण। तो देखो भ्रष्टाचार का क्या कारण हो हमारे यहाँ। नंबर फर्स्ट, पहला कारण देख लो, सुन लो। भ्रष्टाचार के अंदर जो सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ जो बताया जा, कहते हैं कानून का जटिल होना। किसका? कानून का जटिल होना। हमारे यहाँ कानून इतने जटिल है ना, वो आम आदमी की समझ में कभी आते ही नहीं। इसलिए इसके लिए हम वकीलों का सहारा लेते हैं, और वकील महंगी महंगी फीस लेते हैं, और डॉक्यूमेंट को पढ़ के बताते हैं। अगर कानून इतने सरल होते में किसी वकील की जरूरत पड़ती? अगर हमारे यहाँ कानून इतने सरल होते, सारगर्भिक होते, तो मैं किसी वकील की जरूरत पड़ती क्या? इसका मतलब हमारे यहाँ जटिल कानून बन जाते हैं। उनके यहाँ जब जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता, आम आदमी की समझ में नहीं आते। जब आम आदमी पहुँच से बाहर चला जाएगा ना, तो वहाँ दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, अर्थात भ्रष्टाचार जन्म लेगा। वहाँ भ्रष्टाचार जैसी व्यापक अवधारणा वहाँ जन्म लेती है, और वहाँ के उस संस्था के या उस संगठन के लोग भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इतना बताओ, समझ में आई नहीं है बात? समझ में आया? ठीक। और नेपोलियन ने क्या कहा था कि जो कानून है ना, इतना सरल होना चाहिए कि आम आदमी, किसान अभी समझ सके, और आम आदमी अपनी कोट की जेब में डाल के चल सके। ये बात सही गलत है? नेपोलियन का स्टेटमेंट यहाँ फिट हो रहा? ठीक। इसका मतलब भ्रष्टाचार का एक कारण हमारे यहाँ कानूनों का जटिल होना भी है। समझ आई बात है? कानून इतने जटिल बनाए गए ना, इतना बड़ा भारी भरकम संविधान है, कौन उठा के लेके चलेगा? इतना बड़ा भारी भरकम संविधान है, इतने कानून, इसकी इतनी धाराएं, आरटीआई की इतनी धाराएं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की इतनी धाराएं, कौन पढ़ेगा यार? आए समझ में? इसके किसका सहारा लिया था? वकीलों का सहारा लिया। इसलिए जो संविधान है ना, उस पर आरोप ये भी तो लगाया गया, ये संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आया समझ में? वकीलों की संपत्ति बताया गया है, वकीलों के एसेट्स बताया गया है। वकील इस अपनी आय का सर्जन करते हैं। समझ में आया बात? ये चलिए देखो, नंबर फर्स्ट, पहला कारण कानून का जटिल होना। नंबर फर्स्ट, कानून का जटिल होना। इसी बात को दूसरी भाषा में ऐसे भी देख सकते हैं, कानून का सरल न होना, ऐसे भी देख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखो, कानून का सारगर्भिक ना होना। 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 सारगर्भिक का मतलब सरल। ठीक। ठीक। इसकी ब्रैकेट में नीचे लिखो, इसी पहले पॉइंट के ब्रैकेट में, नेपोलियन की टिप्पणी। नेपोलियन की टिप्पणी। लिखो, नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था कि किसी भी देश का कानून
कि किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए, किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए, किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए, किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए कि किसी भी देश का कानून इतना सरल होना चाहिए कि किसान भी समझ सके, कि किसान भी समझ सके, और इतना छोटा होना चाहिए, और इतना कम्पैक्ट, कम्पैक्ट मतलब छोटा, इतना छोटा होना चाहिए कि आम आदमी अपने कोट की जेब में डाल के चल सके, कि आम आदमी अपनी कोट की जेब में डाल के चल सके। देखो, किस संस्था के अंदर, किस व्यक्ति के अंदर, और किस संगठन के अंदर, और किस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो सकता होगा की संभावना बनी रहती है। देखो, जहां तुम लग रहा होगा कि इस संस्था की, इस कंपनी की, इस संगठन की मोनोपोली होने वाली, एक अधिकार होने वाला, एक अधिकार तो होने वाला, और उसने अपने विवेक के आधार पर करा हो, विवेक के आधार पर करा। दूसरा, जवाबदेहिता भी नहीं है वहां, जवाबदेहिता माइनस कर दी नहीं, ये दोनों चीज उसके पास है लेकिन जवाबदेहिता है नहीं, हटा दी तो क्या हो जाएगा, बराबर। ये मैथमेटिक्स पढ़ना कहते हैं। समझ में आई बात है? इतनी बड़ी बात कौन लिखता है? इतनी बड़ी बात तो समझ नहीं जाएगा वो, समझेगा पक्का, सोचेगा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है इसका, इतनी बात हो तो समझ में आई। तुम कहीं भी ले लो, अब जीएम फसलों का विरोध नहीं हो रहा, जीएम फसलों का विरोध क्यों हो रहा? जो बायोटेक कंपनी ना, उन पर ना एक ही कंपनी बीज बनागी, उसका एकाधिकार हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। अपने विवेक तो बनाया उन्होंने, अपने विवेक तो बनाया गया। जवाबदेहिता उनकी है नहीं कि तुम बीज कितना क्यों दे रहे, इतने सस्ते में क्यों नहीं दे रहे, हमारी मर्जी हम कितना मानता, कोई जवाबदेही नहीं है, बराबर क्या कराएगा, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जोड़ दिया, ऐसे जोड़ जाएगा पॉइंट, कहीं से जोड़ लो तुम, कोई किसी को ले लो तुम, कहीं भी ले लो तुम, वही भ्रष्ट हो जाएगा। जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि मोनोपोली होने वाली है, उसका विवेकाधिकार होने वाला, जवाबदेहिता है नहीं, तो पक्का भ्रष्टाचार होगा। समझ में आई बात है? ठीक, तुमने अपने विवेक का प्रयोग करो, कुछ भी चीज़ बनाई, ठीक, और तुम्हारी वहाँ मोनोपोली, इसका मतलब तुम्हारे जैसे मार्केट में कोई ऐसा, मेरे पास मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैंने अपनी विवेक था। अभी नागरिक अधिकार पत्र पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे वहाँ? विवेक, ज्ञान, कार्य कुशलता पर आधारित प्रणाली नौकरशाही, इसीलिए तो उसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, और दुरुपयोग तो भ्रष्टाचार हो। तुम समझ के नहीं पढ़ते ना, तुम रट रहे हो इस लाइन को, एक लाइन को पढ़ने के बाद 10 लाइन सोचनी पड़ती है जब जाकर सिविल सर्विस की तैयारी हो। रट कर लिखोगे कहाँ थे, पीसीएस तक पहुंच जाओगे, उसके बाद तो तुम्हारा नंबर नहीं आता। समझ में आया बात समझ में आई है? ठीक, लिखो कितने पॉइंट हो गए? एक ही पॉइंट हुआ, मतलब क्या बदतमीजी है। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। उतारो से, ऐसे क्या देख रहे हो उसे? एक अधिकार प्लस विवेकाधिकार माइनस जवाबदेही बराबर भ्रष्टाचार। ठीक, और बताओ भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं?
दूसरा, हमारे यहाँ ना सत्ता का केंद्रीकरण पाया जा। तो जिस क्षेत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होगा ना, केंद्रीकरण का मतलब सारे कार्य एक ही व्यक्ति के नाम से करे जाने वाले, एक ही व्यक्ति का चारा फोटो लगा देंगे सामने, मोदी के नाम पर पंचायतों में चुनावों में वोट मांग रहे, बताओ मैं मोदी का समर्थक हूँ, वोट दे दो मुझे, तो फिर तो दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। जब हमारे यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए ना, तो सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा ना, विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक हम कह सकते हैं, तब तक उस क्षेत्र के अंदर ना दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और वहाँ भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही लेगा। भ्रष्टाचार जैसी व्यापक अवधारणा वहाँ जन्म लेगी ही लेगी। क्यों लेगी जन्म? कारण है क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता जाता है। समझ आई बात है? यानी सत्ता का केंद्रीकरण का लगातार बढ़ना ही भ्रष्टाचार का एक कारण है। ठीक, लिखो अगला पॉइंट, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण बढ़ना। चौथा पॉइंट, सत्ता का केंद्रीकरण लिख लिया। दूसरा, हमारे यहाँ ना लोगों के अंदर एकता भी मौजूद नहीं है। पता क्यों? किसी संगठन कोई रिश्वत ले रहा तो आराम से लोग खड़े होकर बाहर जाएंगे, बस अपना काम हो जाना चाहिए, हमें क्या मतलब, दूसरे अपना काम हो चुका, चलो निकलते चलो। इसलिए पता यूपीएससी में इंटरव्यू से क्या सवाल पूछते हैं? एकता नहीं है, पूछे 1+1 कितना हो, एक बच्चे तो पूछा 1+1 कितना हो, सच स्वाभाविक सी बात है, 11 कौन सा बोल रहा है कितना हो, 2। उस इंटरव्यू से बाहर निकाल दो, जब बैठे थे काम, तेरे बस की बात नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर था उसके पास, 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 हो। इसलिए कहते हैं अगर 2 बंदे साथ मिल जाना तो प्रेशर बना सकते हैं, प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं। 1+1 नहीं होता, 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 हो, इसका मतलब एकता में बल हो। समझ नहीं बात? 1+ क्या हो, 1 11 हो, 2 नहीं होते। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ोगे, भ्रष्टाचार को खत्म करना तो 1+1 कितना हो, 2 नहीं होते, 11 हो, एकता में बल हो। किसमें बल हो? तो हमारे यहाँ ना जो सत्ता, जो जनता के अंदर एकीकरण नहीं पाया जाता, यूनिटी नहीं है इनके अंदर, और यूनिटी में तो पावर हो, एकता नहीं है। एकता में क्या हो? बल हो। अभी बताया तो पता लग गया 1+ कितना हो, अभी उन्होंने सीख लिया, अब दूसरा तो पूछते नहीं जाएगा 1+1 कितना हो चलो लिखो ये बच्चों वाला गेम खेल लेंगे घर बैठ के, 1+1 11 भी हो, देख 1+1 11 इस तरह हो। अब बचपन में सिखाया जाता है तुम 2+2 कितना हो, 22 हो। ठीक, क्या लिखा अब तक? उसके बाद चौथे नंबर पर लिखो जनता के अंदर एकता का भाव। जनता के अंदर एकता का भाव। उसके बाद कार्य में विलंब, सुन लो, कार्य में विलंब प्लस मनी ट्रांसफर बराबर भ्रष्टाचार। ये भी भ्रष्टाचार है, देख लो। अगर तुम अपना कार्य जल्दी करवाना होगा तो तुम क्या कर दोगे? मनी ट्रांसफर कर दोगे, तो ये तो भ्रष्टाचार है, ये तो भ्रष्टाचार है। अगर तुम अपना कार्य जल्दी करवाना होगा तो तुम क्या करोगे? ले दे कर लेते कुछ, चले दे कर ले, मनी ट्रांसफर कर दिया तुमने, यही तो भ्रष्टाचार है। ये भी गलत, ये पॉइंट ऐड करो उसमें चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर देखो, अब देखो जो संगठन है ना, उसके अंदर जो आलसी इंसान है ना, वो भी जिंदगी में बहुत मार खाते हैं। इसलिए जिंदगी में आलस बहुत बुरी बला हो। मैंने बचपन में भी स्टोरियाँ पढ़ी थी, ठीक, स्टोरी पढ़नी चाहिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की किताबों को उठा के मैं पढ़ता था।
तो जो आलस हो ना, आलसी अधिकारी, वो भी भ्रष्टाचार का एक कारण हो। अरे हमें क्या जाने की जरूरत पड़ रही है, अबे तो सरकार तो तनख्वाह दे ही रही, सरकार तो दे ही लाखों रुपए तनख्वाह रही, शांति से पड़ सो, प्रशासन देख लेंगे अपना। तो भ्रष्टाचार का ये भी एक कारण हो, आलसी अधिकारी ये प्रशासन के अंदर घुस जाने वाले। इसीलिए आलसी इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए। समझ में आई बात? या अगर तुम पता लगा ना कि तुम सुबह को उठ कर पढ़ना चाहिए, तो जरा चाहिए ना तुम्हारी ऐसे उतारो, यूँ मरेगा फेंक कर मेरी की तरह। जब मुझे पता लग रहा ना मुझे उठना चाहिए, तो यूँ नहीं है कि आधे घंटे तो मैं साइंटिस्ट की तरह पढ़ा हुआ सोच रहा हूँ वहाँ से। समझ में आई बात? या आधे घंटे से सोचेंगे क्या चल रहा दुनिया में, चल कुछ नहीं रहा, पढ़ के ऐसे सोचेंगे आधो का स्टाइल गजब का, चूही की तरह लेट जाएंगे। हाँ हाँ बता दो रहा, होना कुछ है नहीं, होना कुछ है नहीं, बाद में जाके पढ़ना ही, बाद में जाके याद ही करना। ठीक, 1 घंटा पहले 1 घंटा उठना होगा ना, उठ के 5 बजे उठ गए मान लो, तो 7 बजे तक ना, 7 बजे 2 घंटे ऐसे सोचेंगे, गजब तरीका इनका मंथन हो। कौन कौन सोचने वाला अंतर है, तो कौन सा हाथ खड़ा हो जो सोचने वाला, सोचता नहीं, सोचो कितने अच्छा 5 मिनट, 1 घंटा, आधे 1 घंटा सोचने में निकाल लेंगे। वैज्ञानिक तो रहो, बड़े बड़े सोच आएंगे। शुक्र मनाओ चलो, अब तो मोबाइल फोन है तुम्हारे पास, तो सोचने टाइम देता, सीधे से खोले देखो व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, किसका नोटिफिकेशन आया, सबसे पहला काम यही हो अधिकांश लोगों का, साइकोलॉजी ऐसा कहती है। ठीक, आजकल क्या आधुनिक लोगों का यही काम हो। ठीक, जो सोशल मीडिया पर टच हो, वे देखोगे किस किस का मैसेज है, किसका नहीं है, ये देखोगे। उसके बाद दूसरे जो अलग टाइप के लोग होंगे, जो पढ़ने वाले पढ़ाकू टाइप के होंगे, वे सबसे पहले उठेंगे, हाथ मुँह धोंगे, सीधा पढ़ने बैठ जाए, रिवीजन करने बैठ जाएंगे, याद करने बैठ जाएंगे। जिन्हें जिंदगी में तरक्की करनी, सबसे पहला काम होगा उनको उठते वक्त पढ़ना सीधा से। और जिसका ये काम होगा ना, सबसे पहले वक्त उठते वक्त पढ़ना, कुछ सोचना ही बंद, सीधा आँख खुली ना तो सीधा किताब, जो चला गया ना उसका जीवन सुधर गया, उसे बहुत काम देगा, इन फ्यूचर बहुत काम देगा। आ जाता मान लीजिए से ना, तो कहते हैं आलसी होना, आलसी इंसान, आलस है ना इंसान को बर्बाद कर दे, याद रखना बात है। ठीक, आलस नहीं आना चाहिए। चलो देखो, संगठन में छठा पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट है, देखो संगठन में कार्यरत अधिकारी ठीक, क्या लिखा, अधिकारी का आलसी व निरंकुश होना। कभी भ्रष्टाचार के बारे में लिखने का मौका मिले ना, ऐसे समझ लो, मोटी मोटी किताबें पे पढ़ी जाए, तो भ्रष्टाचार को अगर व्यापक रूप में पढ़ा वो तो जीएस में तुमको कम लिखने का मौका मिलेगा। इतने पॉइंट लिखो काम चल जाएगा तुम्हारा। 150 शब्द का क्वेश्चन आने वाला, 250 शब्द भ्रष्टाचार पर क्वेश्चन आने का नहीं, 150 शब्द पाने वाला, इतना कंटेंट सफिशिएंट होगा भ्रष्टाचार के बारे में लिखने को। अगले टाइम पे इसके उपाय पढ़ाए जाएंगे। और पढ़ने का मन करो तो किताबों के अंदर बहुत सारे कारक नाम बता रहा। देखो हम भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ रहे थे, तो भ्रष्टाचार को डिटेल से खोल कर पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के कारण देखो, ये भ्रष्टाचार है हमारा, भ्रष्टाचार ना, भ्रष्टाचार कोई अभी वर्तमान की अवधारणा नहीं है। भ्रष्टाचार हम इतिहास से सीखते हुए आए, इतिहास तक। तो भ्रष्टाचार का जो पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। हाँ बहुत सारे कारण है इतिहास के अंदर, बहुत सारे कारण मिलने वाले। ऐतिहासिक कारण कौन सा कारण? राजनीति में सिखाया है भ्रष्टाचार, राजनीति के अंदर तो राजनीतिक कारण। हाँ समाज ने सिखाए नहीं, राजनीतिक कारण। ये भ्रष्ट नहीं है, सारे के सारे लोग हैं। कानून का जो इंसान कानून का जो कानून का उल्लंघन करता होगा भ्रष्ट होगा। अब दहेज ले क्यों रहे? दहेज लेना देना जुर्म नहीं है। जब जुर्म और समाज कह रहा है कि देना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, फलानी की बहू को तो कुछ भी नहीं लेकर आई। कौन बोल रहा है सब चीजें? समाज। समाज एक्सेप्ट,
जो तुम्हारी जो घर की माताएं होती है ना आसपास से कहती है तुम्हारी बहू जी देखो इतना दहेज लेकर आई थी, उसकी तो बहुत दहेज लेकर आई। ये समाज को तो दे रहा एक्सेप्ट, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा? समाज नहीं दे रहा। समाज की तो बहुत बेहतरीन तरीके से भूमिका समाज तो खुद लिखता है ना। राजनीतिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण। कुछ इंसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, पता लग रहा कि जो मेरी इनकम है ना, सुन लो, तुम्हारी जो इनकम है वो 25,000 की, और लेकिन तुम्हारा जो खर्चा हो 30,000 का, सोचो 5,000 कहाँ तो और मैनेज हो जा, ऊपर की कमाई होनी चाहिए कुछ, वो ऊपर की कमाई हो तो भ्रष्टाचार है। आर्थिक स्थिति तो आर्थिक कारण भी है। उसके बाद एक आपने बताया सामाजिक कारण, कितने कारण हो गए? उसके बाद कानून, कानून भी तो कारण है भ्रष्टाचार का, मेन चीज है कानून या विधि। एक है सांस्कृतिक कारण, संस्कृति भी गरीब बना दे इंसान को, कल्चर। अब सवाल ये भी समझ में आ रहा, सामाजिक कारण, कानून भी समझ में आ रहा, संस्कृति कैसे गरीब बना देगी इंसान को? गरीब कैसे बना देगी? गरीब नहीं, मतलब भ्रष्टाचार का कारण कैसे बनती है संस्कृति? अब कुछ इंसान पता कैसे अपने कल्चर को कट्टरता के साथ बढ़ावा देते हैं, भयंकर तरीके से, चाहे कुछ हो जाए, इधर का इधर मिट जाने वाले कुछ धर्म को बढ़ावा देंगे, उसे फॉलो ही करना। तो जो कल्चर है ना, कभी कभी ये बेड़ चने पैदा कर दे। समझ नहीं बात यार? अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो संस्कृति है कानून का उल्लंघन करती है, कानून का उल्लंघन करके ना जो तमाम प्रकार की शोभा यात्रा निकालती है, अधिकारियों के मुख में पैसा जाता होगा, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। तो बहुत सारे कारण, भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण है, आए समझ में। लेकिन पढ़ते हैं ना तमीज सा, अगर ऑप्शनल पढ़ते हैं जब, तो ऐतिहासिक कारण को बहुत लॉन्ग करके पढ़ते हैं, ठीक, राजनीतिक कारण को थोड़ा लॉन्ग करके पढ़ते हैं, आर्थिक कारण को ये भी बहुत सारे, सामाजिक कारण भी, कानून भी और सांस्कृतिक कारण भी, ठीक। तो लेकिन यहाँ तेरी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो लेकिन छोटा सा चार्ट बना सकते हो ये भी, ठीक है, पता लग जाएगा कि इतने सारे कारण हैं। लेकिन हम उपाय भी देखने वाले इसके, जीएस में तुम्हें इतना ही लिखने का मौका मिलेगा। अब उपाय भी देखने वाले, उपाय देखेंगे हम कल अगले वाली क्लास में, कल मतलब अगले संडे को, हाँ संडे को संडा बनाएंगे।